तो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस में बेसिक पॉइंट तो यही है कि जैसे 4 ऑप्शन अगर लिखे हुए हैं PQRS या ABCD के फॉर्म में, तो एक तो बेहतर तरीका यह है कि आप सेंटेंस 4 जो दिए गए हैं उनका मीनिंग निकालिए और उनका मीनिंग निकाल करके सेंटेंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए कि भाई 4 सेंटेंस हैं, आपने चारों का मीनिंग निकाला और मीनिंग के आधार पे आपने चीजों को सेट करने की कोशिश की कि भाई ये पहले आएगा, ये उसके बाद आएगा, देन थर्ड नंबर पे ये रहेगा और लास्ट में ये रहेगा। ये एक सामान्य ट्रेडिशनल तरीका है, परंपरागत तरीका यही है। और अगर आपकी इंग्लिश की समझ बेहतर है तो आप इस तरीके से कर भी सकते हैं। लेकिन कई बच्चों की समझ उतनी ज्यादा नहीं रहती है, या फिर समझ है भी तो जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो कुछ बेसिक चीजें ऐसी हैं जिनको अगर हम थोड़ा सा ध्यान में रखें तो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चन हम कम समय में सटीकता के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें कुछ बेसिक बातें हैं जो हम लोग मैंने जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन लिए हुए हैं उन्हीं के साथ हम लोग चीजों को देखेंगे, क्योंकि पिछले साल में अभी हमने जो इस बार का हमारा सेशन है आज का, इसमें हमने SSC CGL टियर 1 के क्वेश्चन लिए हैं और SSC CGL टियर 2 के क्वेश्चन लिए हुए हैं। 2 पेपर के सारे क्वेश्चन लिए और आगे आने वाली क्लासों में कोशिश रहेगी कि इधर के जो सीरीज है पिछले 2-3 सालों के वो सारे क्वेश्चन हम आपको करा दें इन तरीकों से, ताकि वो चीजें आपके माइंड में सेट हो जाए। तो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस में देखिए 2 बेसिक चीजें आपको ध्यान में लेके चलनी है। पहला बात कि जैसे करते समय हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस का। तो अप्रोच सिंपल, मैंने पहले भी बताया कि आपकी अप्रोच गिरगिट की तरीके होनी चाहिए। जैसे गिरगिट है, 2 आंखें उसकी होती हैं और एक आंख से एक समय में आगे की तरफ देखता है और दूसरी आंख से उसी समय पीछे की तरफ देखता है। तो उसी तरीके से आपको भी काम करना है कि आपका एक ध्यान तो क्वेश्चन की तरफ रहना है और दूसरा ध्यान आपका आंसर की तरफ रहना है। यानी दोनों चीजों को बैलेंस में लेके चलना है। माने क्वेश्चन पढ़ते समय माइंड में हमारे ये चलना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं या कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें रास्ता बता रही हैं, उन चीजों को हम समझें और उसके आधार पे हम वो आंसर जो या तो नहीं हो सकते हैं उसको एलिमिनेट कर दें या वो आंसर जो हो सकते हैं उसको टिक कर दें। तो दोनों तरह से हमें काम करना है। एलिमिनेशन मेथड भी रखना है कि भाई ये आंसर नहीं हो सकते हैं और ये भी रखना है कि हाँ ये आंसर इस टेक्निक के आधार पे ये आंसर सेट हो सकता है, इसको हम टिक कर दें। तो दोनों चीजों का बैलेंस लेके चलना है और जैसा क्वेश्चन को देखना है उसके साथ साथ हमें आंसर को भी देखना है। तो ये चीजें हम क्वेश्चन के साथ करने की कोशिश करेंगे तो आप ज्यादा बेहतर, क्योंकि ये कोई थ्योरेटिकल चीज नहीं है, सैद्धांतिक नहीं है, व्यवहारिक है। जब आप क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन को जिस तरीके से आप करते हैं या आपने जो तरीका सीखा होगा, मैं भी उसमें मेरा एक प्रयास है कि मैं उसमें चीजों को मदद आपकी कर सकूं। कोई ऐसा मैं वादा नहीं कर रहा हूं कि एकदम कोई नई चीज आपके सामने लेके आऊंगा, लेकिन हाँ ये वादा जरूर है कि जो आपका करने का तरीका है वो थोड़ा बेहतर होगा और मेरे इस प्रयास से एग्जाम में आपकी थोड़ी मदद हो पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये सारे क्वेश्चन जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि ये सारे क्वेश्चन SSC में पूछे गए हैं 2022 के टियर 1 में और 2021 के टियर 2 में। तो एक तरफ से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप पढ़िए सेंटेंस को। When this extra water vapor condense into precipitation, it result in heavier rain, or if it is cold enough, heavier so. The atmosphere can store an additional 4% of water vapor for every additional 1 degree Fahrenheit of warming. More water evaporates from soil, plants, lakes and seas as the atmosphere warms. Or D कह रहा है one of the most obvious indication of climate change is heavier rainfall. तो देखिए कोई सेंटेंस हम पढ़ते हैं तो हमारा 2 विचार है। जैसे कि अभी मैं थोड़ा समझाने में आपको समय लगाऊं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो आप एक बार अगर समझ जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी। जैसे कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो किसी सेंटेंस को पढ़ते समय एक आपके माइंड में ये होना चाहिए कि जैसे सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो हम ये भी कैलकुलेट करते चलें कि कौन सा सेंटेंस स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है। ऐसा भी आना चाहिए मन में कि ये सेंटेंस स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है कि नहीं। स्टार्टिंग सेंटेंस माने किसी घटना के बारे में बता रहा तो एक स्टेटमेंट होगा, फिर उसके बाद उसके एग्जांपल्स, उसकी अन्य बातें, उसके पक्ष विपक्ष, वो सारी बातें बताई जाती है। लेकिन पहले मूलभूत बात बताई जाती है, फिर आप एग्जांपल्स में आते हैं, फिर उसके पॉजिटिव और नेगेटिव में आते हैं, फिर उसकी तमाम अन्य बातें आप उसमें एड ऑन करते चले जाते हैं। तो कोई चीज पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में ये भी होना चाहिए कि भाई ये हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अगर हो सकता है तो आप आंसर में देखने की कोशिश करिए, या ऐसा आपने लगा कि भाई ये तो स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं हो सकता है, तो अगर ये स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं हो सकता है तो आंसर में इस चीज को भी देखने की कोशिश करिए कि क्या ये सेंटेंस
कोई आंसर हमारा उस सेंटेंस से शुरू हो रहा है तो वो काट दीजिए, क्योंकि अगर ये स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं हो सकता तो वो आंसर भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। अब जैसे यहां पे हम आए और सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, तो जैसे ही मैंने ए वाला पार्ट पढ़ा, ए, तो ए वाले पार्ट को जब हम पढ़ते हैं तो वो कह रहा है कि when this extra water vapor, और मैंने ये चीज आपको बताई है, this that these those, ये चाहे अकेले आए हों, चाहे ये किसी नाउन के साथ आए हों, या this that these those, बिना नाउन के आए हों, चाहे ये नाउन के साथ आए हों या बिना नाउन के आए हों। लेकिन ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये कहीं न कहीं इंडिकेट करेगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहीं न कहीं इंडिकेट करेगा चीजों को कि अगर इसके साथ कोई नाउन लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये जिस नाउन के बारे में बता रहा है उसकी चर्चा पहले किसी सेंटेंस में जरूर हुई है। या दिस दैट दिस दोज अगर किसी नाउन के लिए आ रहा है तो पहले वो सेंटेंस आएगा जिसमें उसकी चर्चा हुई है, उसके बाद ये सेंटेंस आएगा। तो दो तरह से हमने चीजों को समझा कि दिस दैट दिस दोज किसी नाउन के साथ आ रहा है तो उस नाउन की चर्चा पहले किसी सेंटेंस में हुई है, फिर यहां पे वो उसके इंडिकेट करने के लिए आ रहा है। या अगर सिंगल भी ये लोग आ रहे हैं
थे कि सेंटेंस में पॉइंट कि ये सेंटेंस शुरुआत में नहीं आ सकता, क्योंकि पहले वो सेंटेंस आएगा जिसमें इसका नाउन लिखा हुआ है, उसके बाद इस सेंटेंस को हम लिखेंगे अगर एक घटना के बारे में बताया जा रहा है। तो इस आधार पे इससे सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, यानी आंसर बी नहीं लेना है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये जो आंसर बी है, ऑप्शन बी, ये बी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और ये अभी संभव नहीं है, क्योंकि पहले हिच किसके लिए आ रहा है ये इसमें क्लियर नहीं किया गया है, इसलिए ये आंसर लेना ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इट सेक्रेटली स्लाउज इनटू ए रूम, ये धीमे धीमे एक कमरे में गया, वेर ए यंग मैन नेम्ड जॉनी वॉज स्लीपिंग हु सडनली वोक अप, जिसमें एक युवा जॉनी सो रहा था जो कि अचानक से जगा, एंड रियलाइज दैट, उसने यह एहसास किया कि द बीस्ट वाज रोमिंग अराउंड हिज बेड, कि ये जो जानवर है वो उसके बेड के चारों तरफ घूम रहा है। तो देखिए यहां से आपको दो चीजें आपने समझी कि ये जो हिज है ये जॉनी के लिए आ रहा है, पहला पॉइंट, यानी हिज किसके लिए आ रहा है, जॉनी के लिए। तो अब हमको देखिए दो तरह से सोचना है। पहला, कोई भी आंसर में पहले सी आएगा उसके बाद ही बी आएगा, समझ पा रहे हैं? पहले सी आएगा उसके बाद ही बी आएगा। क्यों? क्योंकि सी में जॉनी लिखा हुआ है और बी में हिज लिखा हुआ है, तो पहले ये सेंटेंस आए उसके बाद ये आएगा। अब मैंने बताया था ना कि आंसर भी देखते रहना है। जैसे इस कॉन्सेप्ट को जब हम अप्लाई करेंगे तो आंसर ए कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि जॉनी पहले सी आएगा फिर बी आएगा। अब इसमें देखिए बी को पहले लिखा गया है, सी को बाद में लिखा गया है, यह संभव नहीं है। सी के बाद भी बी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि तुरंत बाद में आ जाए, लेकिन आएगा इसके बाद ही, क्योंकि इसमें नाउन है, पहले नाउन वाला सेंटेंस आ जाएगा उसके बाद ही हम प्रोनाउन वाले सेंटेंस को लेंगे। तो ये आंसर आपका नहीं हो सकता है। एक पॉइंट। अभी हमारा प्रयास समझाना है आपको, इसलिए मैं थोड़ा आराम से चल रहा हूं चीजों को क्लियर कराते हुए, ये नहीं कि सीधे आपको आंसर टिक कराऊं। एक बार आप समझ जाएंगे तो ये आंसर विद इन सेकेंड होगा आपका। चलिए आंसर ए काटा हमने। अब देखिए जैसे सी में एक पॉइंट और था, इट सेक्रेटली स्लाउड इनटू ए रूम, ये चुपचाप एक कमरे में घुसा। तो ये किसके लिए, कौन घुसा कमरे में? जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये किसके लिए कहा जा रहा है, पैंथर के लिए। यानी कि जो सी है वो ए के बाद आएगा, समझ पा रहे हैं? सी ए के बाद आएगा। क्यों? क्योंकि ए में नाउन पैंथर लिखा हुआ है और उसी पैंथर के बारे में सी ऑप्शन को में बताया जा रहा है। इस आधार पे आंसर डी गलत है हमारा। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें देखिए सी को ए के पहले लिखा गया है, TCAB, सी को ए के पहले लिखा गया है, ये संभव नहीं है। पहले पैंथर आना चाहिए, नाउन वाला सेंटेंस आना चाहिए, उसके बाद ये प्रोनाउन वाला सेंटेंस आना चाहिए। तो अब देखिए तीन आंसर हमारे कट गए, एक ही ऑप्शन बचा है। अब उसको तो सोचने नहीं है, यही आंसर है। आंसर आप सी टिक कर लीजिए। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को तुरंत भी कर सकते थे, लेकिन मेरा प्रयास था कि अभी पहले आप उस टेक्निक को सीख पाए या उस तरीके को सीख पाए जिस तरीके से मैं रीअरेंजमेंट को देख रहा हूं, या जिस तरीके से आप रीअरेंजमेंट को ज्यादा आसानी से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मीनिंग में जाए बिना। आगे चलते हैं। तो देखिए तीन आंसर हमारे कट गए, ए, बी और डी। यहां मैंने आपके साथ थर्ड पर्सन प्रोनाउन का रूल डिस्कस किया कि किस तरीके से उसको हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, दे आल्सो वोर, ये भी टियर 1 का क्वेश्चन है। दे आल्सो वोर फेल्ट कैप्स टू कवर देयर ईयर्स, दे वोर ट्राउजर्स टग्ड इनटू लेदर बूट्स। अब देखिए इस सेंटेंस को जब मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे माइंड में एक चीज चल रही है कि उन्होंने ये भी पहना, दे आल्सो वोर। यहां पे मैं फिर से आपके साथ दो चीजें डिस्कस करूंगा और दे वोर यहां लिखा हुआ है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे हैं तो मैंने ये चीज आल्सो का रूल आपके साथ डिस्कस किया है। आप कहेंगे सर प्रोनाउन वाला रूल, प्रोनाउन का भी रूल है, वो तो अभी मैं आपको बता चुका। तो नई नई चीजें आपको सिखाऊंगा ना। एक चीज तो आप एक कॉन्सेप्ट सीख गए हैं, उसको जहां क्वेश्चन में आएगा अप्लाई करिएगा, यहां भी उसको अप्लाई करेंगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और यहां पे है, उसको भी सीखते हैं। जैसे आल्सो का क्या है, आल्सो का मतलब भी होता है। कहां पे आप यूज करते हैं? जैसे मान लीजिए किसी एक चीज के बारे में आपने बताया कोई ए पॉइंट के, और अगर आप बी में आल्सो लिख करके चीजों को बता रहे हैं तो आपने ये पहले ये आएगा, मैंने इसको किया, मैंने इस काम को किया, फिर आपने बताया मैंने यह भी किया।
जैसे अगर आप किसी से कहते हैं मैंने चाय भी पी, मैंने चाय भी पी, तो मैंने चाय भी पी ये सेंटेंस अपने आप ही बता रहा है कि आपने उसके पहले कुछ और जरूर खाया पिया होगा, तभी आप बोलेंगे मैंने चाय भी पी। नहीं तो आप बोलते मैंने केवल चाय पी। अंतर है दोनों में ना। मैंने केवल चाय पी इसका मतलब कुछ नहीं खाया पिया। मैंने चाय पी ये नहीं बता रहा कि आपने कुछ और चीजें खाई या नहीं खाई, नहीं बता रहा है। और मैंने चाय भी पी ये सेंटेंस कह रहा है कि आपने कुछ और काम भी किया और उसके साथ इस काम को भी किया। तो पहले उस सेंटेंस को लिखेंगे जो काम आपने किया है, और फिर आप आल्सो वाले सेंटेंस को लिखेंगे कि मैंने यह भी किया। तो जैसे ही सेंटेंस को हम लोग देखते हैं, दे आल्सो वोर, उन्होंने यह भी पहना, तो इसका मतलब कुछ और भी पहना होगा, इसी से जुड़ा हुआ। आंसर बी में, बी वाले ऑप्शन में है। दे वोर ट्राउजर्स, उन्होंने ट्राउजर पहने और उन्होंने यह भी पहना। तो इसका मतलब पहले हम बी को बताएंगे फिर ए को बताएंगे। कॉन्सेप्ट के आधार पे बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा। और बी के बाद अगर ए आएगा, आंसर में देखिए यहां तो बी के बाद ए तुरंत नहीं लिखा हुआ है, इसमें भी नहीं लिखा है, इसमें भी नहीं लिखा है, 3 आंसर कट गए, एक ही जगह लिखा हुआ है, टिक कर देंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि क्या सीखा आपने कि क्वेश्चन को हम मीनिंग निकाल के भी कर सकते हैं, आप इसका सेंटेंस का सेंस निकाल के भी इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ बेसिक चीजें, बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैंने कोई नई चीज बताई, पर्सनल प्रोनाउन आप पढ़ते हैं, ही सी इट दे, आल्सो आपने पढ़ा हुआ है, अगर उन चीजों को हम अप्लाई करना सीख जाएंगे तो हम समय अपना बचा सकते हैं और बहुत जल्द सटीक आंसर पे पहुंच सकते हैं बिना बहुत ज्यादा उलझे हुए। तो इस आधार पे, और बाकी अगर आपको डाउट हो रहा हो कि भाई डी आंसर पता नहीं सही होगा कि नहीं सही होगा, एग्जाम में आपने इतनी जल्दी कर दिया, तो कई बार कोई चीज जल्दी हो जाती है, आसानी से हो जाती है, तो खुद के ऊपर डाउट हो जाता है, हम इतना तेज हो गए कि इतना जल्दी कैसे हो गया। तो पढ़ के देख लेना, अगर ज्यादा कंफ्यूजन होगी तो पढ़ के देख लीजिएगा। और कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, ऑप्शन ए बी दोनों में दे आया है। अब ये दे किसके लिए आ रहा है, एक और कॉन्सेप्ट, आंसर तो आ गया हमारा, लेकिन फिर भी एक और चीज आपको जो पहले डिस्कस किया था उसको भी अप्लाई करते हैं। यहाँ पे दे आया है, पर्सनल प्रोनाउन है, किसी न किसी नाउन के लिए होगा। वो नाउन ए बी में तो लिखा नहीं है, कहां लिखा है, सी में लिखा है। दिस प्लेस वाज फेमस फॉर इट्स स्किलफुल आर्कर्स एंड हॉर्समैन, इन्हीं के लिए आया है। यानी सी के बाद ही ए और बी आएगा। पॉइंट समझ पा रहे हैं, सी के बाद ही ए और बी आएगा, सी लिख लेंगे उसके बाद ही ए और बी को लिखेंगे। और इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आंसर ए गलत है, क्योंकि इसमें देखिए बी को सी के पहले लिखा गया है। आंसर सी गलत है, क्योंकि इसमें ए बी दोनों को सी के पहले लिख दिया गया है। आंसर बी भी गलत है, क्योंकि इसमें नहीं, ये तो ठीक है, इसमें सी के बाद ही ए और बी लिखा गया, ये हो सकता है, ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है, ये हो सकता है। और आंसर अपना देखिए, सी के बाद बी ए ठीक लिखा हुआ है, हमारे वाले में भी है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे दे वाले को, तो आप ये 2 ऑप्शन तो हटा देंगे, 2 ऑप्शन फिर भी आपके पास रह जाएगा। मतलब अगर हम लोग आल्सो वाला ऑप्शन नहीं अप्लाई कर रहे, इस चीज को नहीं सोच पाए, प्रोनाउन के हिसाब से सोच के करेंगे, तो भी 2 आंसर हमारे हट जाएंगे, 2 आंसर बचेंगे। फिर आप उसमें अपना रूल लगाइएगा और आप खुद ही देख लीजिएगा। इन द 5th and 6th century BC टुडे साउथ यूक्रेन वाज नोन एंड स्किथिया। इस सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इन दोनों में कौन सा हो सकता है। अब जैसे सी है, दिस प्लेस वाज, ये स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं हो सकता है। अगर आप मान लीजिए ये 2 आंसर आपने हटा दिए, ये 2 आंसर आपके पास बचे, तो आप ये सोचेंगे क्या सी से सेंटेंस शुरू हो सकता है, नहीं होगा। क्यों कह रहा दिस प्लेस, यह स्थान। फिर वही पिछला वाला कॉन्सेप्ट, दिस दैट दीज दोज के साथ कोई आल्सो वाली देखी, कहीं अगर आता है ये चीज तो आप इसको अप्लाई करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है माइकल होल्डिंग हु 20 years has finally drawn curtains on commentary panel for more than was a member of the Sky Sports his stint behind the microphone। कई बार ऐसे इस टाइप के छोटे सेंटेंस जब रहते हैं, आप देखिए ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें एक स्टार्टिंग सेंटेंस आपको दिया गया है, इसमें से स्टार्टिंग सेंटेंस दे दिया गया है, यानी स्टार्ट का जो पॉइंट है वो दिया गया, ऐसा मैं कहूं। उनमें नहीं था, उनमें PQRS या ABCD 4 चीजें थी, इसमें स्टार्टिंग आपको दिया गया, उसके आगे की चीजें आपको सेट करनी है। ठीक है, अब इसको भी हम कई तरह से चीजों को देख सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, आप सेंटेंस के लास्ट में, जैसे कोई एक सेंटेंस है,
कोई एक पॉइंट लिखा हुआ है, उसकी शुरुआत में कुछ लिखा है और किसी के लास्ट में, मान लो बी या सी कुछ भी हो सकता है, उसके लास्ट में कुछ लिखा है। इस तरीके के क्वेश्चंस में, छोटे क्वेश्चंस में, तो किसी की शुरुआत में कुछ लिखा है, किसी के लास्ट में कुछ लिखा है, आप देखेंगे कि इसकी मैचिंग अगर आप बनाएंगे तो बन जाती है इस टाइप से। माने ये एक और कॉन्सेप्ट है कि किसी के शुरुआत में, ये लेंदी क्वेश्चन में नहीं, जो बड़े बड़े सेंटेंस लिखे उसमें नहीं, ये छोटे वाले में ये अप्लाई होगा कि छोटे वाले इस टाइप से छोटे छोटे जो दिए हुए हैं पार्ट फ्रेज टाइप के, उसमें किसी के लास्ट में और किसी के शुरुआत में अगर आप इसे मिलाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट उसमें देखेंगे बन जाएगा। जैसे देखिए जब मैं इसको पढ़ता हूं, ऐसे पढ़ रहा था 20 ईयर्स, तो मेरे अपने आप माइंड में आया मोर देन 20 ईयर्स, ऐसा आया कि भाई ये तो सीधा सीधा जुड़ रहा है कि कमेंट्री पैनल फॉर मोर देन 20 ईयर्स, 20 साल से भी अधिक समय तक उसमें रहा है, यानी क्यू के साथ पी को जोड़ दें। क्यू पी कहां कहां है, यहां है और यहां है। चलो आंसर नहीं निकला कोई बात नहीं, 2 आंसर तो हट गए भाई, 2 आंसर हट गए, बहुत बड़ी बात है। 2 बचा हुआ है, नहीं कुछ समझ में आएगा सेंटेंस को पढ़ जाइएगा एक बार, जो सही लगेगा वो टिक कर दीजिएगा। बहुत अधिक संभावना है कि आप गलत नहीं करेंगे, सही ही होगा, लेकिन आंसर हमारे हट गए। बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाने पे मोर देन 20 ईयर्स, किसका लास्ट उसका शुरुआत मैच कर रहा है। एक कॉन्सेप्ट तो ये हुआ जो इसमें हम सीख रहे हैं। दूसरा, अगर आप इसको देखें, माइकल होल्डिंग हु रिलेटिव प्रोनाउन है, माइकल होल्डिंग जो कि, अब आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूं। आप अगर सीजल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो मान के चल रहा हूं कि ग्रामर की बेसिक चीजें आपको क्लियर होंगी। अब आप जान रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन हम जब लिखते हैं तो उसके साथ वर्ब यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कंस्ट्रक्शन होता है, और अगर सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है तो सीधे वर्ब आती है, और यहां हु है, हु के साथ तो वर्ब ही आएगी, कोई न कोई आगे वर्ब होगी, और वो वर्ब किसके हिसाब से होगी, हु के पहले लिखे हुए नाउन के हिसाब से होगी, क्योंकि ये पूरा क्लास उसी के लिए आता है। तो माइकल होल्डिंग हु वाज, देखिए सीधे मिल रहा है भाई, हु है इसके आगे वर्ब आनी चाहिए, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का रूल ही है, जब आप रिलेटिव प्रोनाउन क्लास हु की लिखेंगे तो हु के साथ एक वर्ब आपको लिखनी होगी। तो इस आधार पर देखें कि सेंटेंस की शुरुआत में वर्ब है, ये है, तो ये इस तरीके से इसके साथ ये मिल गया, यानी माइकल होल्डिंग हु वाज ए मेंबर ऑफ स्काई स्पोर्ट्स। तो इस तरीके से इसके बाद आर आएगा, पहले के साथ आर आएगा, तो आंसर बी कट गया, आंसर ए सही हो गया। मिला के एक बार पढ़िए जरा, देखिए कि क्या सही आंसर तक हम लोग पहुंचे हैं कि हम लोगों ने गलत आंसर टिक कर दिया है। पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं सही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, अपने मन से थोड़ी कर रहे हैं कोई चीज कि जो मन में आ रहा है वही कर दे रहे हैं। जो ग्रामर के या चीजों के जो नियम है रीअरेंजमेंट के, उस आधार पे हम चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखिए एक बेसिक सब चीजें समझिएगा। जैसे कोई सांप पकड़ता, आपने देखा होगा, तो सांप पकड़ते समय क्या करता है। अब आप कभी देखा हो आपने सांप पकड़ने का अगर तरीका, तो अगर आप सांप को पकड़ने के लिए उसके पूंछ में पकड़ेंगे, बीच में कहीं पकड़ेंगे उसको, तो हो सकता है आपको डस ले, डंक मार दे, आपको बेहोश हो जाएंगे, कुछ भी नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर सांप को देखिए पकड़ने वाला उसके सीधे मुंह को पकड़ता है, क्यों, क्योंकि जान रहा है कि भाई मुंह से ही ये फन से ही डसेगा, तो जहां उसके एक बार फन को पकड़ लेता है तो फिर वो चीजें उसके कंट्रोल में आ जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य है, या फिर उसके अगर आप पूंछ को पकड़ रहे हैं तो इतनी फुर्ती आपके अंदर हो कि पूंछ को पकड़ के तेजी से उसको झटक दीजिए। अगर आप सांप को एक बार पूंछ पकड़ के तेजी से झटक देंगे तो उसके शरीर की जितनी हड्डियां हैं भी वो टूट जाएंगी, खत्म हो जाएगा वो। तो रीअरेंजमेंट वही है आपका, सांप की तरीके है, सही तरीके से टैकल करेंगे तो तुरंत समाधान हो जाएगा। इसको गलत जगह से पकड़ने की कोशिश करेंगे, डर सकता है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर 2 नंबर खराब कर दे। आगे आइए, तो चलिए आंसर ए हो चुका है हम लोगों का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स इन द माइक्रोबायोम एंड इम्यून रिस्पॉन्स दैट आर क्लियरली लिंक्ड टू द प्रोग्रेशन एंड सेवरिटी ऑफ ब्रेन इंजरी। इस सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं, ये भी उसी टाइप का सेंटेंस है, स्टार्टिंग इसमें दी गई है, हमारे लिए मेहनत थोड़ा कम हो गई, लेकिन थोड़ा खतरनाक होते हैं इस सेंटेंस में। अगर थोड़ा सा सावधानी आप नहीं बरतेंगे तो छोटे भले लेकिन गलत करा सकते हैं आंसर आपका, तो ये सावधानी पूरी रखनी है। वी हैव बीन, और मैंने आपको बताया कि इन छोटे सेंटेंस में क्या कॉन्सेप्ट लगाना है भाई, किसी का अंत
और किसी की शुरुआत मैच कराने की कोशिश करनी है या देखना है कि कहीं से मिल जाए। अब जैसे देखिए वी हैव बीन, और जब मैं सेंटेंस को पढ़ता हूं तो अपने आप मैच आ जाता है। वी हैव बीन एबल, ये तो पूरा पैटर्न ही है। वी हैव बीन एबल, हम समर्थ रहे हैं टू आइडेंटिफाई करने में सर्टेन पैटर्न्स, तो ठीक हो गया, इसके साथ पी मिल रहा है। वी हैव बीन द माइक्रोबायोम, हम माइक्रोबायोम रहे हैं, बनेगा नहीं। वी हैव बीन दैट आर, ये भी नहीं बन रहा है। वी हैव बीन सेवरिटी ऑफ ब्रेन इंजुरी, हम ब्रेन इंजुरी की सेवरिटी रहे, ये भी नहीं बन रहा है। तो आप ऐसे ही देख रहे हैं तो भी यही चीज मैच कर रही है। इसके लास्ट में ये सेट हो रहा है, यानी सेंटेंस पी से स्टार्ट होना चाहिए। पी से स्टार्ट होना चाहिए, तो काट दीजिए ये दो आंसर को। ये दो आंसर नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों पी से स्टार्ट नहीं है। और मैंने बताया ना कि क्वेश्चन पे बराबर निगाह रखनी चाहिए, हल्के में नहीं लेना है। जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आंसर भी उतना महत्वपूर्ण है। जब आप इस काम को करके आंसर पे आएंगे तो देखिए क्या क्या मिला आपको। आपके दो आंसर तो कट गए केवल सोचने भर से, यहां आपने सोचा, यहां दो आंसर गायब। और आप देख रहे हैं कि दोनों आंसर में PQ दिया हुआ है। कहने का मतलब क्वेश्चन में जितनी चीजें लिखी हुई हैं भरपूर उपयोग करना सीखना है उसको। अपना दिमाग लगाइए, लेकिन जितना जरूरी हो, जो चीजें पैटर्न पे आधारित है उनको उसी तरीके से करने की कोशिश करिए। तो इस आधार पे जब जिसे देखिए मैं इस तरीके से करूं कि मैंने जैसे अगर मुझे करना होता है रीअरेंजमेंट तो किस तरीके से मैं सोचता हूं ताकि कम समय में और सटीकता के साथ हम चीजों को कर सकें। तो इस तरीके से हम जब मिलाएंगे तो P पहले के साथ P आएगा और पहले के साथ P आएगा, दो आंसर हमारे कट गए। अब PQ हो गया, यहां भी PQ हो गया, दोनों सेंटेंस PQs हो गए। अब डिफरेंस केवल इसका है ESR का, यहाँ RS का है। अब इतना डिफरेंस है जितना तो आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। सेंटेंस को पढ़ लीजिए, जो पढ़ने, भाई इंग्लिश तो आप पढ़ ही रहे हैं ना, तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि चीजों के पढ़ने में कैसा लगा। अगर अच्छा लग रहा है टिक करिए, वही आंसर है। पढ़ने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, नहीं ये दोनों सेट नहीं हो रहे हैं, तो वो आंसर नहीं है। बस और क्या करना, अब दो ही चीजें बची हैं, R और S, यही डिसाइड करना। तो जरा पढ़ लेते हैं। वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स इन द, माने मैं तरीके बता रहा हूं कि कैसे कैसे कर सकते हैं। तो जब इस तरीके की सिचुएशन फंसे तो पढ़ लीजिए चीजों को। वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स इन द माइक्रोबायोम एंड इम्यून रिस्पॉन्स, माइक्रोबायोम और इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में। दैट आर, अब अगर ये ऑप्शन लेते हैं इम्यून रिस्पॉन्स, और अगर ये लेते हैं इम्यून रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रेन, देखिए अजीब सा हो जा रहा है, यहां जुड़ ही नहीं रहा। क्यू के साथ यस लिंक करिए, देखिए खुद ही नहीं आपको अच्छा लगेगा। केबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स इन द माइक्रोबायोम एंड इम्यून रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रेन इंजुरी, एकदम से ब्रेक हो जा रही चीजें। चलिए कोई बात नहीं, दूसरे को पढ़ के देखते हैं, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स इन द माइक्रोबायोम एंड इम्यून रिस्पॉन्स, फिर आर, दैट आर क्लियरली लिंक्ड टू द प्रोग्रेशन एंड सेवरिटी ऑफ ब्रेन इंजुरी, ये सही भी है। और वैसे भी आर लास्ट में नहीं जा सकता। कुछ लोग जो ए आंसर सोच रहे हैं वो फिर से अपने ग्रामर के ज्ञान को रिवाइज करें कि भाई आर सेंटेंस लास्ट में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में एंड लिखा हुआ है। ये सेंटेंस हम सबसे अंत में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते भाई? एंड का मतलब आगे कुछ लिखोगे ना, आप ऐसे सीधे एंड थोड़ी लिख दोगे, कुछ ना कुछ आगे जरूर आपको लिखना है, ये बता रहा है। तो इस आधार पे एस आर बन ही नहीं सकता है। सबसे लास्ट में आर लिखेंगे तो एंड सबसे लास्ट में हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एंड के बाद तो कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट भी लगा रहे हैं तो भी आपका आंसर ए कट जाएगा और हम लोग सही आंसर डी की तरफ पहुंच जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य कॉन्सेप्ट फिर यही था, शुरुआत और अंत वाला, कि किसी के लास्ट में क्या है। कहने मतलब देखिए हर में रणनीति अलग है। छोटे छोटे इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें आप ये शुरुआत और अंत वाली चीजों को मिलाने की कोशिश करिएगा, तो आप देखेंगे कि जल्दी आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो पैटर्न, एक तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे और जब पढ़ेंगे तो दो आंसर कटेगा, PQ फिर RS को ऐसे इसी को देख के डिसाइड कर लेंगे कि भाई एंड हो नहीं सकता है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्टिन्यूड, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है CGL Tier 1 का 2022 का। द कॉन्टिन्यूड द ग्रोइंग सेल्स ऑफ स्नीकर्स, dominance of the athleisure trend along with the pursuit of comfort has had a significant impact on। बहुत सारी चीजें हैं, सेंटेंस को कहीं से भी आप जोड़ सकते हैं। अब देखिए, जैसे यहीं देखिए, इसको जब मैं पढ़ रहा हूं द
कॉन्टिन्यूड द आर्टिकल है। सेंटेंस की शुरुआत, आप बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, सेंटेंस लिख रहे हैं जनरली कैसे लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं फिर वर्ब लिखते हैं। सब्जेक्ट में एडजेक्टिव नहीं होता, आपका नाउन जरूर रहता है, नाउन ही सब्जेक्ट का काम करता है, देन उसके बाद आप वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए द कॉन्टिन्यू द आर्टिकल है, ये आपका एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आना चाहिए ना इसके बाद, तो इसके साथ पी नहीं बनेगा क्योंकि तो फिर द से शुरू हो रहा है और नहीं बनेगा, आंसर ए काट दीजिए। मैंने बताया दोनों तरफ निगाह रखनी है, उधर भी देखना है इधर भी देखना है, इसके साथ ये नहीं हो सकता, काटिए। द कंटिन्यूड अलोंग विद, अरे भाई सब्जेक्ट लिख रहे हैं, वर्ब और नाउन तो लिखे तब ये प्रीपोजिशन इत्यादि लाए, भी नाउन तो आए नहीं, तो इसके साथ आर भी नहीं हो सकता है किसी आंसर में, इसमें है, काटिए इसको भी। अब दो बचा, ये दो बता रहा क्यू से हो सकता है शुरू, और है भी तो वही, द कंटिन्यूड डोमिनेंस नाउन है, द कंटिन्यूड डोमिनेंस ऑफ द एथलेजर ट्रेंड। और देखिए इसके बाद ये हो गया, तो क्यू से हो सकता है, दो आंसर में क्यू दिया गया है, ठीक है, पहले के साथ क्यू होगा। अब मैंने आपको बताया कि अगर चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो पढ़ लीजिए, और नहीं तो जैसे अब देखिए निगाह दौड़ाते रहिए, लास्ट में क्या है शुरू में क्या है। मैं जब इस आंसर को देखता हूं तो इसके लास्ट में यस है, और जब यस को पढ़ता हूं हैज हैड ए सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन, एक महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है, आगे कुछ होना चाहिए ना, किस पे महत्वपूर्ण प्रभाव रखेगा, अभी इसके आगे कुछ आना चाहिए। और जो लोग सी आंसर ले रहे हैं भगवान ही उनका उद्धार कर सकता है, पता नहीं क्या सोच रहे हैं भाई, कैसे ये हो सकता है, ये तो लास्ट में यस है, इसमें यस लास्ट में अगर आप ले लेंगे सेंटेंस अधूरा पड़ा रहेगा, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है भैया रुकिए गलत कर रहे हैं, फिर भी आप अगर सी आंसर टिक लगा के आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए ये हो ही नहीं सकता है। क्यों, हैज ए सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन, एक महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है, किस पे रखेगा आगे कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। मीनिंग पे देखिए बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं, इस आधार पे ये आंसर काट देंगे। अब एक ही बचा, उस पर डाउट मत करिए, टिक लगाइए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ गए इसको, यहां से हमने मिलाया, मिलाने के कारण चीजों को आगे पीछे कॉन्सेप्ट वही था, किसी चीज के लास्ट में और किसी चीज की शुरुआत में मैचिंग कराने की कोशिश करनी है, और उस आधार पे दो आंसर हमने काटे, दो बचे, उनको सेंटेंस में ताका झांका, हमने देखा कि क्या हो सकता है, लगा कि भाई लास्ट में ये लिखेंगे तो बात नहीं बनेगी, जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था एंड आ गया था, बस अपने आप डी आंसर आ गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंगल यूरेनियम अलग है उस बार से कि वैसा ही है, नहीं वही है, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट दिया है अ सिंगल यूरेनियम, फिर कहानी PQRS में बताई गई है, पेंसिल इरेजर कंटेन द सेम एनर्जी, pellet slightly larger than as a ton of coal, 3 barrels of oil or 17,000 cubic feet of natural gas। कहीं से भी चीजों को मिला करके कर सकते हैं जहां से आपको चीजें समझ में आ जाए। जैसे मैंने जब ये सेंटेंस को देखा, इस पॉइंट को मैंने बताया शुरुआत लास्ट वही मैं ध्यान देता हूं, इस पॉइंट को मैंने देखा तो मुझे लगा भाई इसके लास्ट में ए आ रहा है, ये तो आर्टिकल है, इसके बाद सिंगल नाउन आना चाहिए, खुद ही बता रहा बेचारा भाई आर्टिकल है इस सेंटेंस के लास्ट में, किस ए के बाद ए ऐसे अकेले थोड़ी लिखा जाता, उसके साथ कोई सिंगल नाउन आप लिखते हैं, सिंगुलर नाउन लिखते हैं, तो क्या क्यू के साथ आर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्या क्यू के साथ यस लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, ये भी लिखना संभव नहीं है। क्या क्यू के साथ पी लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, क्यू के साथ पी आएगा, क्योंकि ये देखिए पेंसिल इरेजर सिंगुलर नाउन है, यहाँ तो सिंगुलर नाउन है नहीं, ये नहीं हो सकता, यहाँ तो और लिखा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता, तो क्यू के साथ पी होगा। अब क्यू के साथ पी होगा अगर, तो यहाँ तो है नहीं भाई, काटो इसको, इसमें भी नहीं है, इसको भी काट दीजिए, इसमें भी नहीं है, इसको भी काट दीजिए। अब देखिए क्या रह गया भाई, छोटी सी चीज है, आर्टिकल ए या एन। अब इससे आसान क्या सोच सकते हैं आप, क्या हो सकता है इससे आसान? आप खुद कल्पना करिए, और तो कुछ होना संभव नहीं है। मिला के पढ़ना चाहे मन नहीं, कई लोगों का मन नहीं मानेगा, मिला के पढ़ेंगे, पढ़ लीजिए, टाइम आपका है, पेपर आपका है, जिंदगी आपकी है, पढ़िए खूब उसको, लेकिन आंसर वही आएगा जो हमने बताया, सी ऑप्शन। आप कॉन्सेप्ट के आधार पे चल रहे हैं, इंग्लिश भी है तो उसको फॉलो करेगी। चलिए, तो इस आधार पे समझ गए, आर्टिकल ए से हमने पकड़ा। और सर कैसे देख रहे, लास्ट और शुरू में यही तो देखना है इस टाइप के क्वेश्चन में, और क्या देखना है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन, देयर आर रिपोर्ट्स दैट, फिर ये भी उसी तरीके का है, देयर आर
reports that toy shops and other to prepare for the Christmas rush, non-food retailers are struggling to get enough stock into their warehouses. कई कॉन्सेप्ट है इसमें तो, लेकिन फिर भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं। किसी सेंटेंस में आप जा रहे हैं, लास्ट में टू लिखा हुआ है। किसी सेंटेंस की शुरुआत में आ रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। मेल कराने की कोशिश करिए, ऐसा संयोग कम ही बनता है, ऐसे नक्षत्र कम बनते हैं, और बन रहा है तो आप अपना काम बनाइए, आगे बढ़िए। तो इस सेंटेंस को जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी निगाह देखिए, एक दोहा आपने पढ़ा होगा ना कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारी ओर, और सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ जो सुवरन शब्द है वो कवि के लिए अलग, व्यभिचारी के लिए अलग और चोर के लिए अलग सेंस देता है, लेकिन शब्द एक ही है, तीनों अपने अपने हिसाब से उसको देख रहे हैं। तो ये जो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का क्वेश्चन है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, मीनिंग निकाल रहे होंगे, तमाम बातें कर रहे होंगे, लेकिन मैं अपने हिसाब से चीजों को देख रहा हूं। वो बेसिक चीजें, वो कॉन्सेप्ट जिससे हम समझ पाए, जो हमें रास्ता दिखाएगा कि आपका काम ज्यादा आसान हो सकता है। तो इस सेंटेंस में मैंने देखा कि भाई यहाँ लास्ट में टू है और यहाँ निगाह पड़ती है, ये तो रिपोर्ट्स है, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी लिखा हुआ है, दो बार थोड़ी लगा देंगे। ये तो नॉन फूड रिटेलर्स नाउन और एडजेक्टिव है, ये देखा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मन में आया कि ये देखिए कैसा संयोग बन रहा है, आर के साथ यस, यहाँ लास्ट में टू है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मिला देंगे तो हो सकता है कुछ काम बन जाए। जरा देखिए आर के साथ यस है कहीं पर, ढूंढिए थोड़ा, हाँ ये तो मिला और यही मिला है, देखिए कितना अच्छा संयोग। अब इससे बेहतर क्या हो सकता है, यही मिला है, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, केवल एक ही जगह है बी वाले ऑप्शन में, और इसको आप टिक कर देंगे तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, टू गेट। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, क्वेश्चन आप पढ़ के भी कर सकते थे, होशियार लोग हैं पढ़ के भी कर लेंगे, लेकिन ये बेसिक चीज अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप होशियार से और ज्यादा होशियार हो जाएंगे। 3 सेकंड में कराए तो 1 ही सेकंड में कर देंगे। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, रिपोर्ट के हिसाब से क्या है भाई, रिपोर्ट के हिसाब से तमाम कहानी लिखी गई है। द 2021 प्रोजेक्शन रिफ्लेक्ट ग्रोइंग recognition of climate change issues and the importance of nuclear power in reducing emissions from electricity generation। सोचिए जरा, कई क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं तो आप भी दिमाग लगाइए कि जो चीजें मैंने बताई हैं क्या उसमें से कुछ चीजें यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं या कुछ चीजें मिल रही हैं। जैसे सेंटेंस देखिए, शुरुआत से ही देखें, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, रिपोर्ट के हिसाब से। अब उसके बाद क्या ना चाहिए, रिपोर्ट के हिसाब से। आप देखिए किससे सेंटेंस शुरू हो सकता है, क्या रिपोर्ट के बाद से एंड द ऐसे शुरू कर देंगे, रिड्यूसिंग एमिशन ऐसे शुरू कर देंगे, रिकॉग्निशन ऑफ शुरू कर देंगे, द 21 प्रोजेक्ट्स, ये तो भाई सेंटेंस है। आप इतना तो बेसिक इंग्लिश आप भी जान रहे हैं, कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है। ये तो एक फ्रेज लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, रिपोर्ट के हिसाब से, फिर कामा लग गया, और रिपोर्ट के हिसाब से फिर आप अपनी बात बताएंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखेंगे, यानी नाउन प्लस वर्ब का कंस्ट्रक्शन आएगा, और वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखा तो है द 2021 प्रोजेक्शंस, 2021 के जो प्रोजेक्शंस हैं रिफ्लेक्ट, वो क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, यानी पहले के साथ पी आना बेहतर है। अब इसके साथ पी आना बेहतर है तो काट दीजिए आंसर ए को और आंसर बी को, और बचे रह गए आपके पास 2 आंसर, एक सी बचा है PSQR और एक डी बचा है PQRS। और जब मैंने आपको बताया कि देखते समय वही अलंकार है, चरण धरत चिंता करत, अपनी चीजें, अपनी काम की चीजें देखते रहिए, कहां पे शुरू में अंत में क्या आ रहा है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मैं जैसे ही सी आंसर, मेरे पास 2 ऑप्शन बचे, मैंने खट से सी को देखा और लास्ट को देखा कि सी के लास्ट में आर आ रहा है, आर को देखा, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर का महत्व इन माने में, किसी चीज में अभी आगे ये बेचारा कुछ बोलना चाह रहा है और आप इसकी जबान बंद कर देंगे, यही तो गलत हो जाएगा ना भाई। कुछ कोई कहना चाह रहा है, वहीं आपने उसकी जबान बंद कर दी। प्रेशर कुकर है, गैस निकलनी चाहिए, नहीं निकलेगी, ऊपर से ढक्कन दबा देंगे, उसकी गैस निकली नहीं पा रही है तो क्या होगा, विस्फोट हो जाएगा। यहाँ भी विस्फोट हो सकता है, आपका आंसर गलत हो सकता है। संभव नहीं है सी आंसर होना, क्योंकि लास्ट में इन आएगा अगर ये ऑप्शन लेंगे। देखिए आर है ये। अब ये सब सोचते रहना, यही तो चीजें सीखनी है। तो एक ही ऑप्शन बचा डी। मन नहीं मानेगा तो पढ़िएगा एक बार मिला करके, एकदम सही जाएगा।
चलिए आगे आते हैं, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उससे डिफर क्वेश्चन है लेकिन है टीयर 1 का ही, 2022 का ही क्वेश्चन है सीजीएल का। ये डेट भी लिखी हुई है, कौन सी डेट का है। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन मैं लास्ट ईयर के इसलिए करा रहा हूं कि आपने करे होंगे क्वेश्चन, लेकिन हमारा जो तरीका है, मेरे जो सिस्टम्स हैं वो थोड़ा आपकी हेल्प करेंगे। बहुत सारे बच्चे जिनको दिक्कत होती है उनकी चीजें बेहतर हो जाएंगी और जो अच्छा कर रहे हैं वो और अच्छा करने लगेंगे। चलिए तो ये देखते हैं क्वेश्चन, पढ़िए थोड़ा जरा, कहानी बहुत सारी लिखी हुई है। इन टोक्यो, टोक्यो में दे बिल्ट एन एक्सप्रेस वे। और इस सेंटेंस को जब मैं पढ़ता हूं तो देखिए अपने आप आता है कि टोक्यो में उन्होंने एक एक्सप्रेस वे बनवाया, लिंकिंग द इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन हनेडा। ये दे बिल्ट एन एक्सप्रेस वे इस तरीके से लिखना, पहले ही प्रोनाउन। ये सेंटेंस स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ डालिए सेंटेंस को। इन हनेडा टू द सेंटर एंड वाइडेंड सम ऑफ द सिटी मेजर आर्टरीज। दीज इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, फिर वही बात आ गई, दीज इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट। आ सकता है क्या शुरू में? नहीं संभव है। ये आधारभूत सुधार, तो कोई सेंटेंस होगा जिसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉइंट बताए गए होंगे, उसके सुधार की बातें कही गई होंगी, वो सेंटेंस आएगा। देन आप इस तरीके से इंडिकेट करेंगे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर में करे गए सुधार। तो इस आधार पर ये स्टार्टिंग सेंटेंस हमारा नहीं हो सकता है। क्यों स्टार्टिंग नहीं हो सकता है? यानी आंसर बी की तरफ बिल्कुल नहीं देखना, काटते चलना है। जितने लोग हटेंगे उतना ही आप सटीकता की तरफ बढ़ेंगे। तो क्यू आंसर ये नहीं हो सकता, बी ऑप्शन। ये क्यू से शुरू हो रहा है देखिए, और क्यू स्टार्टिंग नहीं हो सकता। आंसर डी भी काट दीजिए। क्यों काटेंगे भाई इसको? क्योंकि दे बिल्ट एन एक्सप्रेस वे, ये भी रिलेटिव सॉरी जो प्रोनाउन है, पहले कोई नाउन आएगा फिर आएगा, तो लो दो आंसर तो कट गए। फिर आगे आते हैं। Tokyo 2020 was supposed to be a great economic stimulus, replicating the achievement of Tokyo 1964. देखिए सेंटेंस को पढ़ते समय कई अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जैसे हम 4 सेंटेंस पढ़ रहे हो, खासकर इस तरीके के लेंदी सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को करते समय आप थोड़ा अगर सेंटेंस पढ़ रहे हैं और उसमें नहीं कुछ मिल रहा है, देखिए जैसे कुछ चीजें मिल जाएंगी काम की, जैसे यहाँ पे मिला, आंसर कट गए आपके, 2 आंसर तो कट गए ना, अब 2 बचे हैं। आप इसको नहीं ज्यादा कुछ कर सकते हैं तो पढ़ भी लेंगे अगर सीधा सीधा, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे अगर मैं देखूं ए और सी आंसर में, आप देखिए ए आर से शुरू हो रहा है और सी एस से हो रहा है। आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार आर और यस को ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस किससे शुरू होना चाहिए। और एक समझ भी डेवलप करनी है ताकि आप स्टार्टिंग सेंटेंस समझ पाए। आर कह रहा है टोक्यो 2020 ऐसा माना जा रहा है अ ग्रेट इकोनॉमिक स्टिमुलस, एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रेरक होगा, रेप्लिकेटिंग द अचीवमेंट ऑफ टोक्यो 1964, जो कि टोक्यो 1964 की उपलब्धियों को रेप्लिकेट करता हुआ नजर आएगा। तो एक स्टार्टिंग सेंटेंस है, लग ही नहीं रहा है कि ये कहीं बाद में आना चाहिए, लग रहा है कि यही तो चीजों की शुरुआत कर रहा है, सारी बातों को बता रहा है। और यस को पढ़िए, इट वाज थैंक्स टू होस्टिंग द ओलंपिक्स दैट जापान इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज द फेमस शिनकानसेन बुलेट ट्रेन। काफी धन्यवाद देना चाहिए ओलंपिक का ये। तो अब देखिए ये सेंटेंस तो बाद का है ना, ये तो टोक्यो, ये तो पहले का है, टोक्यो 2020 और 1964 की बात कर रहा है, और फिर आप धन्यवाद इत्यादि देंगे कि होस्ट करेंगे, ऐलान, जो भी बातें हैं वो सारी। तो जब आप ध्यान से इन दोनों सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको खुद ही लग जाएगा कि ये सेंटेंस स्टार्टिंग सेंटेंस होना चाहिए। और ये 2 आंसर तो कट ही गए हैं, तो आपके पास आसान हो जाएंगी चीजें, आप आंसर ए टिक कर देंगे। कहने का मतलब हम ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे थे, हम बहुत मीनिंग में नहीं गए। ध्यान दीजिएगा, पी पढ़ा, मीनिंग हमने नहीं देखा, क्यों पढ़ा, बहुत मीनिंग में नहीं गए, बस बेसिक चीजें समझा और समझा कि ये सेंटेंस स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं हो सकते। जब हम आगे बढ़े और आंसर को देख रहे थे, 2 आंसर हमारे कट गए थे, तब हम आर पे पहुंचे। अभी हम आर भी हमने नहीं पढ़ा है। कई ऐसे लोग होंगे जो पी पढ़ेंगे, क्यू पढ़ेंगे, आर पढ़ेंगे, आज यस पढ़ेंगे, चारों सेंटेंस को माइंड में रखेंगे, फिर मीनिंग सेट करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। इतना बड़ा सेंटेंस है, कई लोगों के दिमाग में आएगा ही नहीं, वो एक पी पढ़ेंगे और आर आते आते भूल जाएंगे कि पी में क्या लिखा था। तो इस तरीके से आप चल रहे हैं, 2 आंसर आपने काट दिए हैं, बचे 2, आप पढ़ लेंगे, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आर से शुरू करें तो ज्यादा सही है। स्टार्टिंग सेंटेंस एक बात बता रहा है कि 2020 टोक्यो में हम ऐसा करने वाले हैं, फिर आप धन्यवाद इत्यादि जो देंगे कि अगर ओलंपिक को हम होस्ट करेंगे तो काफी धन्यवाद, ये सारी चीजें। चलिए, और इस कॉन्सेप्ट के आधार पे ये दीज इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके आधार पे भी आप कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप चीजों को
यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दीज इंफ्रास्ट्रक्चर, किसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई, यही है पी में। देखिए लिखा हुआ है इन टोक्यो दे बिल्ट एन एक्सप्रेसवे लिंकिंग द इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन हनेडा टू द सेंटर एंड वाइडेंड सम ऑफ द सिटीज मेजर आर्टरीज। क्या कर रहे हैं, एक एक्सप्रेस बना रहे हैं और कई सड़कों को चौड़ा कर रहे हैं। और इसी के बारे में तो बता रहा कि दीज इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, ये जो आप संस्थागत सुधार करेंगे, तो पी के बारे में क्यों कह रहा है, उस आधार पे भी आप सोचेंगे। तो देखिए ये पी के साथ क्यू, आंसर ए में लिखा है। कहीं से भी आएंगे वहीं पे आर एस पी क्यू, यही ऑप्शन है आपका सही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 11th, ये थोड़ा पुराने वाले पैटर्न का है, द स्पेक्टेकुलर। फिर उसी तरीके से शानदार, द है, एडजेक्टिव है, नाउन की कमी है, आप पूरा कर दीजिएगा तो काम बन जाएगा। लेकिन पढ़ते हैं द स्पेक्टेकुलर, शानदार। पी कह रहा है इंडियन इकोनॉमी वर लार्जली बेस्ड ऑन कोल, expansion of electrification of the last 20 years and the considerable Chinese economic growth of, ऐसा लिख के छोड़ा गया है। शुरू में लास्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बता रही कि कहीं से भी उड़ाइए सेंटेंस को, आंसर आएगा। मैं देख रहा हूं क्यू को, आर को, जितना क्वेश्चन देखता हूं आंसर बराबर देखता रहता हूं। इसके लास्ट में द है, इसके लास्ट में द है। इंग्लिश जो नहीं भी जान रहा है, जिसने शुरुआत की है, उसको भी पता है कि भाई क्यू के साथ आर तो नहीं हो सकता है। अब इसको लिखते हुए आएंगे और एक द के बाद दूसरा द, दो द एक साथ कैसे लिखेंगे, नहीं संभव है। क्यू के साथ आर होना पॉसिबल नहीं है, और नहीं है तो आंसर ए देखिए क्यू आर लिखा है, कट जाएगा। आंसर बी देखिए क्यू आर लिखा हुआ है, कट जाएगा। छोटी सी चीज से दो आंसर आपने काट दिए। अब बचा है आपके पास सी और डी, और मैंने आपको बताया कि नहीं समझ पा रहे ज्यादा तो सेंटेंस, और देखिए दोनों में सी डी को भी ध्यान से देखिए, जो बचा उसको भी देखना है। इसमें देखिए आर क्यू बीच में लिखा हुआ है, अपना दिमाग उतना लगाइए जितना जरूरत हो। बाकी एग्जामिनर भी आपकी मदद कर रहा है, कुछ उसकी भी हेल्प ले लीजिए। आर क्यू दोनों में देखिए बीच में लिखा हुआ है, पी और यस का डिफरेंस है। अब जरा देख लीजिए, क्या यस लास्ट में आ सकता है, चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ, और फिर वही अधूरा, चीन की आर्थिक व्यवस्था ग्रोथ का खुद ही अधूरा छोड़ दे रहा है। आगे कुछ होना चाहिए, और अगर आप सी आंसर ले रहे हैं तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी गलती आप करें। एकदम सीधा सीधा सेंटेंस चिल्ला चिल्ला के कह रहा कि ये लास्ट में संभव नहीं है। भाई प्रीपोजिशन लिखा है, कुछ ना कुछ चीजों को जोड़ेंगे आप, तो आंसर सी भी संभव नहीं है। तो क्या होगा, एक ही आंसर बचा है, वही टिक करेंगे, आंसर डी हो जाएगा। आगे आइए, समझ गए इस पॉइंट को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन पिछले सालों के मैं करा रहा हूं आपको, और थोड़ा टेक्निक सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। भले हम लोग आराम से चल रहे हैं, लेकिन आप एक बार चीजों को समझ जाएंगे तो आपकी रफ्तार 2 गुना और 4 गुना हो जाएगी। जितना धीमे चल रहे हैं उससे कई गुना तेज हो जाएंगे। आगे आइए, ये देखिए, शालिनी वाज स्क्रॉलिंग डाउन द फोन स्क्रीन व्हाइल वेटिंग फॉर हर फ्रेंड। शालिनी जब अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी तो अपने मित्र का इंतजार कर रही थी करते हुए। अब इसको देख के कई लोग कहेंगे सर ये शुरू में नहीं आ सकता। रुक जाओ भाई, इसमें हर लिखा हुआ है। हर किसके लिए आ रहा, शालिनी के लिए। शालिनी भी इसी सेंटेंस में लिखी हुई है, तो एक ही सेंटेंस में नाउन और उसका प्रोनाउन तो लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ कोई गलत नहीं है, ये आ सकता है शुरू में। ऐसी गलती मत करिएगा, नाउन भी उसी सेंटेंस में लिखा है, प्रोनाउन भी उसी सेंटेंस में लिखा है, आप उसको गलत कर बैठे, तो ये शुरू में आ सकता है। आगे आइए, बी हर फ्रेंड बॉट ए बुके फॉर शालिनी। उसका मित्र शालिनी के लिए एक बुके लाया बाजार से, ठीक है। सी व्हेन हर फ्रेंड अराइव्ड, जब उसका मित्र आया, दे वेंट टू मार्केट प्लेस, वे बाजार गए, द मार्केट प्लेस वाज थ्रॉन्गिंग विद पीपल। सिंपल सेंटेंस है, मीनिंग अपने आप बता दे रही है। आंसर ए कह रहा है कि शालिनी इंतजार कर रही थी। अब इंतजार के बाद क्या होगा, बाजार उजार तो बाद में जाएंगे, पहले वो आदमी पहुंचे तो वहां पे। ए के साथ सी, शालिनी इंतजार कर रही थी, क्या हुआ भाई, उसका मित्र पहुंचा। अब यहीं से सारा सेंटेंस बन गया, अब क्या रह गया है, ए के साथ सी, शुरुआत में यही होगा। शालिनी इंतजार कर रही थी, उसका मित्र आया, बाजार गए और बुके उके खरीदे, खत्म बात। अब आगे आपको नहीं सोचना है कि क्या हुआ, तो इस आधार पे हम लोग चलेंगे। ए के साथ सी, ए के साथ सी है कहीं, ये बस हो गया, यही आंसर हो गया, यही टिक करिए, बाकी काटिए, बाकी के चक्कर में पड़े हुए हैं। अपने बारे में सोचिए, शालिनी के बारे में मत सोचिए। चलिए, तो इस सेंटेंस में आपने समझा कि इसको हमने सेंस के आधार पे कहा, सिंपल सेंटेंस था। सारे जो सेंटेंस लिखे थे उनकी मीनिंग निकल के आ रही थी। तो और स्टार्टिंग हमें समझ में, भाई अपना फोन चला रही थी अपने मित्र का इंतजार करते हुए, जब उसका मित्र आया तब वे बाजार गए, और जब बाजार गए तब उसके बाद आप बताएंगे कि बाजार में भीड़ थी, उन्होंने मोबाइल बुके खरीदा, या जो भी चीजें आप बताना चाहें।
तो इस हिसाब से एक एसासी, इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट, ये फिर वही पुराने पैटर्न पे है, द नैनो स्ट्रक्चर्स ऑन द, और देखिए लिख के छोड़ दे रहा है, लास्ट में द लिखा इसने, आप समझ गए होंगे, देख के मुस्कुरा दिए होंगे कि भाई लास्ट में द है, आर्टिकल है, इसके बाद नाउन आना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता। क्या ये संभव है इसके साथ आना? नहीं, आंसर में भी कहीं नहीं है, देखिए। चलिए कोई बात नहीं, द सरफेस हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, द के साथ दैट नहीं आ सकता, द के साथ ऑफर्स नहीं आ सकता, यानी सेंटेंस आर से शुरू नहीं हो सकता। देखिए, ऑन द ऑफर्स द हाई परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी, द नेक्स्ट ऑन द ऑफर्स, सेंस नहीं बन रहा है, ये तो वर्ब के रूप में लिखा हुआ है ऑफर्स यहाँ पे। और दूसरा यस भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दैट लिखा हुआ है, द के साथ दैट कैसे आ जाएगा, कोई नाउन आना चाहिए। पी तो संभव नहीं था, इसके शुरू के साथ पी किसी ऑप्शन में है नहीं। दो आंसर बचे, क्यू पी आर एस, क्यू आर एस पी, आर एस दोनों में है, देखिए तो जितना है उतना मिला लीजिए। अब इसी पे सोचना है, क्यू के साथ पी आएगा कि पी को लास्ट में भेज दें। देखें जरा भाई, ये पढ़िए पहले के साथ, द नैनो स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस मेड ऑफ निकल सेलेनाइट, और उसके साथ क्यू के साथ जरा पी को पढ़ के देखिए कैसा लग रहा है, सरफेस मेड ऑफ निकल सेलेनाइट विद एडेड और डोप्ड आयरन एंड फॉस्फर। सही लग रहा भाई, निकल सेलेनाइट से बना हुआ, जिसमें क्या ऐड करेंगे, और ये आयरन और फॉस्फर ये सब मिलाएंगे, ठीक लग रहा। और फिर आर पढ़िए, ऑफर द हाई परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी दैट आर नीडेड फॉर इंडस्ट्रियल स्केल इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, पूरा मीनिंग पढ़ने पे एकदम ठीक लग रहा है। बी को पढ़ के देख लीजिए अगर नहीं मन मान रहा है, द नैनो स्ट्रक्चर ऑन द, फिर क्यू आ जाएगा, सरफेस मेड ऑन निकल सेलेनाइट, फिर आर ऑफर्स, ये नहीं बन रहा भाई, ये तो इससे जुड़ेगा, ये निकेल सेलेनाइड, और इतना तो आप थोड़ा बहुत केमिस्ट्री जान रहे होंगे, आयरन फॉस्फर निकेल ये सब एक ही बिरादरी के लोग हैं, एक साथ रखिए तभी आप समझ पाएंगे। तो क्यू के साथ पी, ऑप्शन ए सेंस के आधार पे सही बन रहा था। यहाँ एक तो कॉन्सेप्ट द का हमने अप्लाई किया, दूसरा एक जैसे सेंस और विचार और भाव वाली एक जैसी चीजों के बारे में बताने वाली चीजों को एक साथ लिखा करिए ऐसे, अगर सेंटेंस आ रहा है तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। ये बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, जब दो आंसर काट देंगे तो बचे हुए दो ऑप्शन में डिसाइड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन एक सीरियल से लिया हमने, कोई आगे पीछे सेट नहीं किया है कि आपको समझाना है तो आगे पीछे सेट कर दूं, कुछ नहीं, जैसा है उसी पे समझाऊंगा, उसी पे टेक्निक सिखाऊंगा जैसे पूछे गए हो, जैसे आप कर रहे हैं, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सके। लिखा हुआ है जॉब सीकर्स आर नॉट, ये देखिए स्टार्टिंग सेंटेंस है, जॉब सीकर्स आर नॉट, इसके बाद ये पी लिखा हुआ है, थोड़ा देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे पी लिखा है, पी को यहाँ से पढ़िएगा, इतना काम करना है आपने। जॉब सीकर्स आर नॉट, अब देखिए जॉब सीकर नहीं होते हैं, आर नॉट बीइंग अनएम्प्लॉयड एज ए टेस्ट ऑफ फेथ, पी में लिखा हुआ है। क्यू सेल्फ प्यूरिफिकेशन वेयर द डिफिकल्टीज ऑफ, मैं देखिए सेंटेंस को पढ़ रहा हूं और आंसर भी देख रहा हूं, अगर आप इतना कर रहे हैं आगे पीछे दाएं बाएं देखते रहा करिए। जैसे किसी पार्टी में गए हैं और आपको पता है कि आप जिसको चाह रहे हैं वो भी पार्टी में आई है, पूरे पार्टी में लोग अपने काम में व्यस्त होंगे, आप अपने काम में व्यस्त होंगे, इधर उधर चारों तरफ निगाह चारों तरफ दौड़ा रहे होंगे, कहां से दिखाई पड़ जाए, तो वही काम यहां करना है, इधर उधर देखते रहना है, सोचते रहना है कहां से काम बन जाए, रीअरेंजमेंट है और करके मैं आगे निकल जाऊं। इस सेंटेंस को मैं जब देख रहा था मैंने देखा यार क्यों लास्ट में है, ऐसे सेंटेंस सबके लास्ट में और शुरुआत में यही सब तो देखते हैं, इसमें मैंने देखा इन दो के लास्ट में ऑफ लिखा है, ये लास्ट में नहीं आ सकते क्योंकि ये तो अधूरे सेंटेंस है, पिलग्रिमेज ऑफ लिखना चाहिए, डिफिकल्टीज ऑफ कुछ और आगे आएगा, इनके आगे कुछ ना कुछ जरूर आएगा, ये लास्ट में नहीं जा सकते हैं, और नहीं जा सकते हैं तो मैंने देखा कि आंसर ए में इनके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया, आर को देखिए बेचारे को लास्ट में रख दिया गया है, संभव नहीं है, गलत हो जाएगा। आंसर बी में भी वही किया गया है, आर को लास्ट में फेंक दिया गया है। आंसर डी में देखिए क्यू वाले को लास्ट में फेंक दिया गया है, क्यू के लास्ट में ऑफ लिखा था, इन दोनों के लास्ट में ऑफ है और इनको हम लास्ट में नहीं लिख सकते, ये अधूरे बेचारे किसी की तलाश में है, इनकी तलाश पूरी होने दीजिए, नहीं तो आपकी तलाश खत्म कर देंगे अगर इनको लास्ट में आप लाएंगे तो। इस आधार पे आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। देखिए मीनिंग क्या निकल रही है, सेंटेंस क्या कह रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में है तो एसएससी सीजीएल 5/12/2022 का ये पहले शिफ्ट का क्वेश्चन, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा बड़े आसानी से आप कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ही इज वेल अवेयर ऑफ द रोल
ही एंड हिज पीपल प्ले इन कीपिंग शिव सागर लेक एज ब्यूटीफुल एंड इकोलॉजिकली थ्राइविंग। वो काफी अवेयर था अपने रोल के बारे में, वे और वो उसके लोग शिव सागर लेक को सुधारने में क्या काम करने वाले हैं। ठीक है, अच्छी बात है। ही का प्रयोग हुआ है, किसके लिए आया है लिखा नहीं है भाई। चलिए आगे देखते हैं। हाउएवर फिर भी ही इज आल्सो डीपली अवेयर, वो इस बात से भी अवेयर था कि क्या हो सकता है, इसमें भी ही आया है। फिर भी ही इज आल्सो डीपली अवेयर, वे इस बात से भी काफी ज्यादा अवेयर था। अब देखिए ही इज आल्सो अवेयर, यहां से काम बन रहा है आपका, इस बात से भी अवेयर था, इसका मतलब किसी और चीज से भी अवेयर रहा होगा। पी में यही तो पढ़ के आए हैं, पी के साथ क्यू, एक सेटिंग आपने बना दी कि भाई अवेयर था और फिर भी इस बात से भी अवेयर था। पी के साथ क्यू का सेट बन रहा है कहीं सेंटेंस में? देखिए जरा सेंटेंस में है कहीं पी के साथ क्यू? आंसर ए में नहीं है, आंसर सी में नहीं है, आंसर डी में नहीं है, एक ही आंसर बी में है, और मुझे लग रहा है कि यही आपका सही आंसर है। आप चेक करिए, पढ़िए जरा उसको इत्मीनान से, एक आध मिनट ले लीजिए, पढ़ डालिए थोड़ा, और फिर डिसाइड करिए क्या हम लोग जो आंसर लगा रहे हैं वो सही है। और जब आप डिसाइड कर लेंगे वही आएगा रिजल्ट, वही आना। भाई आप कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं, अपने मन से नहीं चल रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे इतनी जल्दी कैसे आ गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा ही हुआ है, आंसर आपका आ चुका है, आंसर बी ही सही है। सेंटेंस में बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जब काम यहां से बन गया है, क्या मतलब है, आम खाना है, गुठलियां नहीं गिनना है कि पूरा सेंटेंस तो हमने पढ़ा नहीं अभी कैसे मान लें। मान लीजिए यही सही है, ग्रामर के कॉन्सेप्ट के आधार पे आप चल रहे हैं। ये कह रहा कि वो अवेयर है और वो कह रहा कि वो इस बात से भी अवेयर है, और हाउएवर भी लगा हुआ है। सेंटेंस का भाव विरोधाभासी सेंटेंस भी है, एक तरफ कह रहा है कि शिवसागर लेक जो है काफी बेहतर बन जाएगी, सुंदर बन जाएगी, और दूसरी तरफ क्यू में कह रहा है कि बहुत सारे लोग विस्थापित भी हो जाएंगे। विरोधाभास है, एक तरफ बेहतर चीजें हो रही हैं तो एक तरफ चीजें खराब भी हो रही हैं। दो विरोधाभासी चीजों को हाउएवर लगा के जोड़ा गया है, इस आधार पर भी सेंटेंस हमारा सही जा रहा है। तो पी क्यू का सेट सही है, किसी ऑप्शन में नहीं मिल रहा था, एक ही ऑप्शन में है, टिक कर देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। आल्सो का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, यहां दोबारा से नहीं ले रहा हूं। आप कहेंगे सर प्रोनाउन वाला नहीं लगाए यहाँ पे, भैया सब लगा सकते हैं। सेंटेंस में जो मिल जाए, किसी ने आपको रोका नहीं है, जिससे काम बन जाए उसी तरकीब को अपनाइए, यहाँ कोई फिक्स नहीं है। मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं, जो अस्त्र आपके हाथ में रहेगा वही चला दीजिएगा, काम बन जाएगा आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे आर ऑन द मार्केट ऑलरेडी बट दे आर कॉस्टली। मार्केट में वो सारी चीजें पहले से हैं लेकिन वो महंगी हैं, और सेंटेंस को पढ़ते हुए आप मुस्कुरा रहे हैं कि भाई दे आया है, प्रोनाउन है और पर्सनल प्रोनाउन है। शुरुआत में लिखना तो सही नहीं होगा, इसका नाउन आना चाहिए और इसमें नहीं लिखा हुआ है, यानी ये सेंटेंस शुरू में नहीं आ सकता है भाई। और नहीं आ सकता है तो आंसर डी नहीं लेना है आपको कि आंसर डी टिक करके चले आए, फिर घर में आके सोच रहे हैं कि अरे ये तो गलत कर दिया था मैंने। और क्यू को पढ़िए, क्यू में कह रहा है देयर कॉस्ट डिपेंड ऑन द सॉर्ट यू इंस्टॉल एंड साइज ऑफ योर होम। इसकी कॉस्ट इस पे चीजों पे निर्भर करेगी। इसमें भी है प्रोनाउन, अब पता नहीं कहां है नाउन, इसका अभी तो नहीं मिला। आर में आए और क्यू से क्या कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो छोड़िए। These devices extract warmth from the air or the ground or from water, a bit like a fridge operating in reverse. इन डिवाइसों, ये डिवाइस क्या करते हैं? हवा से गर्मी खींचते हैं, जमीन से और वाटर से खींचते हैं, कुछ फ्रिज की तरह काम करते हैं। बिट लाइक फ्रिज ऑपरेटिंग इन रिवर्स, जैसे मान लीजिए फ्रिज रिवर्स रूप में काम कर रही है। तो इस सेंटेंस को पढ़ते ही समझ में आ गया कि ये जो जिसकी कॉस्ट की बात की जा रही है, जो कह रहा है मार्केट में ऑलरेडी है, वो दीज डिवाइसेस के लिए कहा जा रहा है, यानी आर के लिए ही क्यू और पी वाले सेंटेंस हैं। और इनमें प्रोनाउन आया है, आर में नाउन है। आप जान रहे हैं कि नाउन के बाद ही ये प्रोनाउन वाले सेंटेंस आएंगे, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। यानी जब तक हम आर नहीं लिख लेंगे, हम पी और क्यू नहीं लिखेंगे, पहले आर आएगा उसके बाद पी और क्यू आएगा। मान रहे हैं कि नहीं? और इस आधार पे पहले आर आएगा उसके बाद पी क्यू आएगा, आंसर बी कट जाएगा। देखिए आंसर बी में क्यू को पहले कर दिया गया है आर से। अब आंसर हमारे पास बचा ए और सी, और ए और सी में अगर आप देखें दोनों आंसर में, इसमें आर पहले है
उसके बाद PQ है, ठीक लिखा हुआ, इसमें QP है, इसमें PQ है, ठीक है। अब पढ़ लीजिए सेंटेंस को, और सेंटेंस को पढ़िए, अपने आप डिसाइड हो जाएगा। अब दोनों सेंटेंस देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे आप दो आंसर काट दीजिए, बी और डी कट गया आपका। यही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सोच क्या रहे हैं, सीख क्या रहे हैं। मैंने आपको क्या समझाया है कि जैसे आपने दो आंसर काट दिए, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद दो आंसर बचे हैं तो थोड़ा सा इनकी हेल्प ले लीजिए, इनको एक बार देख लीजिए, एक निगाह, आपका काम हो जाएगा। ए और सी आंसर को अगर आप ध्यान से देखिए, ये आर से शुरू हो रहा है, ये यस से शुरू हो रहा है। अब आप खुद डिसाइड करिए कि सेंटेंस को आर से शुरू करना ज्यादा सही रहेगा या यस से शुरू करना ज्यादा सही रहेगा, बताइए। और क्या आर स्टार्टिंग में आ सकता है? आर कह रहा दीज डिवाइसेज, ये डिवाइस, ये तो शुरू में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? सोचिए जरा, क्यों नहीं आएगा शुरू में दीज डिवाइसेज वाला सेंटेंस? क्योंकि ये खुद ही किसी डिवाइस के बारे में बता रहा है, और कोई सेंटेंस होगा जिसमें डिवाइस की चर्चा की गई होगी। और जब आप यस पढ़ेंगे तो देखिए लिखा है, क्लाइमेट एडवाइजर एंटिसिपेट दैट मोस्ट होम इन फ्यूचर विल बी वार्न्ड बाय हीट पंप्स, कि बहुत सारे घरों को गर्म किया जाएगा हीट पंप के द्वारा। और फिर उसी हीट पंप के बारे में बता रहा है कि ये डिवाइस ऐसा करेंगे, मार्केट में ऑलरेडी है, इनकी कॉस्ट ये है वो है, सारी कहानी। तो सेंटेंस को पढ़ के समझ में आ गया कि भाई यस से शुरू करेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। टिक कर दीजिए, आंसर सी आपका सही आंसर है। और इतना ना भी करते, चारों सेंटेंस को आप पढ़ते तो भी आप इसी निष्कर्ष पे निकलते कि पी क्यू आर तीनों में प्रोनाउन है, और ये तीनों सेंटेंस इसके पहले आने वाले किसी सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं, और वो यस में लिखा है तो ये सबसे शुरुआत में आएगा। आंसर सी आपका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वी आर इनकरेज्ड। और इस सेंटेंस को जब हम देखें, वी आर इनकरेज्ड, एक सेंटेंस लिखा गया है और उसके बाद आपकी कहानी लिखी हुई है। और कहानी लिखी हुई है तो मैंने बताया कि भाई पहला से ये दूसरे टाइप का सेंटेंस है जिसमें एक पार्ट लिखा रहता है, बाकी चीजों को आपको सेट करना है। तो सेंटेंस को पढ़ लीजिए और देखिए जरा कि हो सकता है कहीं काम बन जाए। लास्ट में टू है, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मिला के देखिए कुछ बन सकता है। वी आर इनकरेज्ड, they return, help accelerate their return to work and promote economic mobility। तो P के साथ R आएगा, और P के साथ R कोई बहुत फायदा नहीं हुआ, तीन जगह लिखा हुआ है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है भाई, इतना परेशान क्यों हो जा रहे हैं कि तीन जगह आगे आप क्या करें, कौन सा नियम बता दिए, ऐसा नहीं है। पढ़ते रहिए, सेंटेंस है शुरू के लास्ट में देखते रहिए। ये देखिए यस को पढ़िए, यस को जब मैं पढ़ रहा था मैंने देखा दैट कैन, लास्ट में इसके मॉडल वर्ब लिखी है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में मॉडल वर्ब आ रही है तो कोई सेंटेंस होगा उसके पहले मेन वर्ब आएगी, तभी तो आप मैच कराएंगे मॉडल के साथ मेन वर्ब का। और कैन के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहाँ लिखा हुआ है, पी वाले में लिखा हुआ है, देखिए। तो इसको आप पी से मैच करा देंगे, दैट कैन हेल्प एक्सीलरेट देयर रिटर्न टू। तो ये चीज पी से मैच होगी, यानी यस के बाद पी आएगा, यस के साथ पी। और यस के साथ पी इस ऑप्शन में तो नहीं है, इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है। चले कोई बात नहीं, एक एक करके चल रहे हैं, कट जा रही, इसको इतना काम करने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। अब इसमें देख ले क्या है, इसमें देखिए क्यूएस और एसपीआर मिला लीजिए, कहीं कहीं से क्यू के साथ, यहाँ क्यू लास्ट में है, क्यू क्या क्यू लास्ट में आएगा, जरा देख लीजिए। बाई हाउ वेमेन आर एम्ब्रेसिंग ऑनलाइन, कि महिलाएं कैसे अपनाएंगी ऑनलाइन। अब इसके आगे तो अधूरा है सेंटेंस, किस चीज को ऑनलाइन अपनाएंगे, आगे कुछ बताना चाहिए ना। और ये देखिए है ना लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, ये ज्यादा सही लग रही है कि कैसे महिलाएं ऑनलाइन लर्निंग को अपनाएंगी, यानी क्यू के साथ यस वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा सही लग रहा है। और लास्ट में क्यू लिखने पे सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम क्वेश्चन को और भी तरीके से कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि हर सेंटेंस में जो नई नई चीजें हमारे सामने आ रही हैं मैं उनको आपको बताता चलूं। तो यहाँ पे दो पॉइंट आ गए थे जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एक तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट आपने देखा, दूसरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट आपने देखा कि कोई सेंटेंस पढ़ रहा है उसके लास्ट में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हमें यह भी सोचना है कि कोई सेंटेंस होगा जिसकी शुरुआत में मेन वर्ब होगी, हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को जोड़ सकते हैं।
और तीसरा पॉइंट हमने देखा कि जब हम सेंटेंस दो ऑप्शन हमारे पास रह जाते हैं तो हम चीजों को आगे पीछे पढ़ने की कोशिश करते हैं, या जो चीजें लास्ट में है, जैसे ये लास्ट में आ रहा है तो देखते हैं क्या ये लास्ट में संभव है या इस तरीके से करना संभव है। तो जैसे ही हमने इस कॉन्सेप्ट से चेक किया तो हमें लगा नहीं, इसको लास्ट में ले जाएंगे तो गलत हो जाएगा, ऑनलाइन लर्निंग करते हैं तो ठीक रहेगा, और इस आधार पे हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इट इज वेरी पॉपुलर कैरेक्टर एंड इज द मस्कट फॉर वॉल्ट डिज्नी कंपनी। यह बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है और ये मस्कट भी है किस चीज का? वॉल्ट डिज्नी कंपनी का। तो देखिए ऑप्शन ए में किसी चीज के बारे में बता रहा कि ये बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है। अब कौन सी चीज है जो बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है और वॉल्ट डिज्नी कंपनी का मस्कट है, यानी इसमें प्रोनाउन का यूज किया गया है। कोई न कोई सेंटेंस होगा जिसमें इसका नाउन होगा और पहले वो सेंटेंस आएगा और फिर उसके बाद आप इसको लिखेंगे, इट इज ए वेरी पॉपुलर कैरेक्टर। और इस आधार पे जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये शुरुआत में नहीं आ सकता, और ऐसा आंसर जिसमें ये शुरुआत में लिखा हुआ है उस आंसर को आप गलत मान लेंगे। और इस आधार पे दो आंसर देखिए आपके तुरंत कट जाते हैं, आंसर सी और आंसर बी, और दो ही आंसर आपके पास रह गए, आंसर ए और आंसर डी। और आंसर ए में क्या लिखा हुआ है? डीएबीसी, ये डी से शुरू हो रहा है, और आंसर डी में क्या लिखा हुआ है? बीएसी, ये बी से शुरू, यानी दोनों में बाद में ए है, माने ए दूसरे नंबर का सेंटेंस है, चाहे ये ऑप्शन लीजिए चाहे ये ऑप्शन लीजिए। तो बस अब दूसरे नंबर पे अगर ए आएगा तो पहले नंबर पे कौन आएगा, जरा इन दोनों को पढ़ के डिसाइड कर ले। बी कह रहा है माइक मिक्की जनरली अपीयर्स विथ हिज गर्लफ्रेंड मिनी माउस एंड पेट प्लूटो, और उसके बाद इट इज वेरी पॉपुलर कैरेक्टर। क्या ये पॉपुलर कैरेक्टर है? और डी कह रहा है मिकी माउस इज ए फिक्शनल कार्टून कैरेक्टर, एक फिक्शनल कार्टून कैरेक्टर है जो कि वॉल्ट डिज्नी ने क्रिएट किया था 1928 में। एक फिक्शनल कार्टून कैरेक्टर है जो वॉल्ट डिज्नी ने 1928 में क्रिएट किया था और एक बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है। तो यही बन रहा है अपने आप, इतना पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये कहां से बी वाला ए से कोई मैच नहीं है, यही है जिसमें मिकी माउस के काल्पनिक कैरेक्टर के बारे में बात किया गया है और फिर बताया गया कि ये एक पॉपुलर कैरेक्टर है और वॉल्ट डिज्नी कंपनी का मस्कट है। तो बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट से आप मिलाएंगे। देखिए आपने पहले पढ़ा ए शुरू में नहीं हो सकता, आपने दो आंसर काट दिए थे, और जब दो आंसर काट दिए थे तो दो आंसर बचे थे। आंसर की मदद आपने ली, आपने देखा कि सेंटेंस ए दूसरे स्थान पे ही आएगा, तो फिर हमें बस ये डिसाइड करना था कि फर्स्ट पे हम किसको लाएं, डी को कि बी को, और दोनों सेंटेंस को हमने ए के साथ मैच करते हुए पढ़ा तो हमें समझ में आ गया कि डी को शुरू में लेना हमारे लिए ज्यादा सही होगा, और विद इन सेकेंड आप आंसर टिक करेंगे। यहाँ तो मैं पढ़ रहा हूँ, एग्जाम में केवल माइंड में सोचेंगे और टिक हो जाएगा आंसर, मैथ के तरीके आप तुरंत सोच के हल कर देंगे। आगे आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, देयर वंस वाज ए लिटिल बॉय, एक बार की बात है एक लड़का था, ठीक है, हु हैड ए वेरी बैड टेम्पर, जिसका टेम्पर बहुत खराब था। अब ये सेंटेंस देखिए, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, एक बार एक राजा था, एक बार एक बंदर था, एक बार एक लड़का था, ये सब सेंटेंस ऐसे हैं जो खुद ही बताते हैं कि ये शुरू में आना चाहिए, लेकिन नहीं मान रहे हैं तो आप पढ़ लीजिए इसको सेंटेंस को। द बॉय ग्रेजुअली बिगेन टू कंट्रोल हिज टेम्पर ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताह तक उसने अपने टेम्पर को कंट्रोल करना सीखा और बहुत सारी चीजें सीखी। आर करा हिज फादर डिसाइड टू हैंड हिम ए बैग ऑफ नेल्स, उसके पिता ने निर्णय किया कि उसको एक बैग नेल का बैग उसको देने का निर्णय किया, और कहा कि हर बार जब वो अपना टेम्पर खोएगा ही हैड टू हैमर ए नेल इनटू द फेंस, तो दीवार में वो कीली गाड़ देगा। ऑन द फर्स्ट डे द बॉय हैमर 37 नेल्स इनटू दैट फेंस, और पहले दिन लड़के ने 37 नेल दीवार में गाड़ी। कुछ है ही नहीं सेंटेंस में, पढ़ रहे हैं तभी समझ में आ रहा है कि भाई ये तो शुरू में होगा। पहले बताएंगे एक लड़का था जिसका टेम्पर बहुत खराब था, फिर उसके बाद जो है आप बताएंगे कि उसके पिता ने उसको ये दिया, फिर आप बताएंगे एक दिन में उसने इतनी खूटियां गाड़ी, और फिर आप बताएंगे क्यों सेंटेंस कि धीरे धीरे उसने अपने टेम्पर को कंट्रोल करना सीखा। लेकिन इतनी सारी कहानी में जाने की आवश्यकता नहीं है भाई, एग्जाम में समय नहीं है, पढ़ लेना है एक बार ताकि हमारी चीजें सही हो कि नहीं। लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझ गए। स्टार्टिंग सेंटेंस सबसे पहले पी में दिया गया है, कहानी को पढ़ के आपको लग रहा होगा कि पी शुरुआत में आना चाहिए, कि एक बार की बात है एक लड़का है, और चार ऑप्शन आपको आपने देखा, कोई भी ऑप्शन पी से शुरू नहीं हो रहा है, सिर्फ बी के, तो बस हो गया, बी आंसर है आपका। एक बार मन लग करके पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं मन लगता है तो पढ़िए, देखिए पी, पी के बाद आर, आर के बाद यस, यस के बाद क्यू, वही कॉन्सेप्ट है, तो आंसर तो तुरंत ही आ गया होगा। आपने देखा ये स्टार्टिंग सेंटेंस है,
एक ही सेंटेंस उससे शुरू हो रहा, आपने टिक कर दिया, फिर भी कहीं जल्दबाजी तो नहीं हो गई है, उसके लिए एक बार चीजों को पढ़ लिया, मिला के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो बिल्कुल दिक्कत आपके लिए नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, सच प्रॉब्लम्स इंक्लूड डिफिकल्टी इन इंप्लीमेंटिंग डिसीजंस, प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी टू एवरीवन एंड इंश्योरिंग एम्प्लॉयमेंट। इस तरीके की समस्याएं, किस तरह की समस्याएं भाई? देखिए सेंटेंस ही अपने आप में बता रहा है कि कोई है, पहले इशारा कर रहा है ना, ऐसे इशारे को समझिए। ये जो सेंटेंस में जो शब्द आते हैं जो आपको इंगित करते हैं कि कौन सी चीज कहाँ है, तो वो इशारा, जैसे आप अपने दैनिक जीवन में किसी न किसी के इशारे समझते होंगे, वैसे इसके भी इशारे समझ जाया करिए, तो रीअरेंजमेंट आपका हो जाएगा। सच प्रॉब्लम, इस तरीके की समस्याएं शामिल करती हैं कठिनाइयों को। इस तरीके की समस्याएं भाई कोई सेंटेंस होगा, लेकिन चलिए पढ़ लेते हैं। इन इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस, डिसीजन को इंप्लीमेंट करने में, प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा को प्रोवाइड करने में हर व्यक्ति को, और रोजगार सुनिश्चित करने में। बी कह रहा है दिस इज बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज फेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू देयर प्रॉब्लम। ये इस कारण से है क्योंकि, देखिए फिर वही अधूरा ज्ञान, ऐसा इस कारण से है क्योंकि, भाई किस कारण से क्या है? कोई सेंटेंस होगा ना जिसमें बताया गया होगा, आप कोई बात बताएंगे कि भाई मेरे साथ ये समस्या है, मैं ये नहीं कर पाता हूं, ये नहीं कर पाता हूं, या ये नहीं कर पाता हूं, तो मैं बताऊंगा इसका कारण ये है कि ऐसा हो रहा है। चलिए, तो ए और बी ये दोनों सेंटेंस शुरुआत के लायक नहीं है, इनके पहले कुछ आना चाहिए, और अगर इतना चीजें आपको पता है तो आप कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे। आगे आइए, सी द मोस्ट क्रूशल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम का सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये है, क्या है? पॉपुलेशन प्रेशर, पॉपुलेशन प्रेशर। और फिर डी कह रहा है द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज एन इंपॉर्टेंट इशू दीस डेज, इन दिनों जनसंख्या विस्फोट एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो देखिए अगर आप चारों सेंटेंस को पढ़ते हैं तो आप समझ पाते हैं कि देखिए आंसर ए, इस तरह से चीजें शुरू नहीं होती हैं, क्योंकि ये बता रहा है कि इस तरीके की समस्याएं शामिल करती हैं। तो इसका मतलब कोई सेंटेंस होगा जिसमें आप प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है, और फिर आप बताएंगे कि इस तरीके की प्रॉब्लम में ये चीजें होती हैं। और आंसर बी भी ये स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं हो सकता, इसमें भी दिस इज बिकॉज ऐसा कारण है क्योंकि, तो ये सब बाद में आएंगे। तो ये ए और बी तो बाद में आएगा, तो क्या सी हो सकता है या क्या डी हो सकता है? तो सी कह रहा है सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट समस्या का है पॉपुलर प्रेशर, और डी कह रहा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज एन इंपॉर्टेंट इशू दीस डेज, इन दिनों जनसंख्या विस्फोट एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। तो जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो सबसे पहले डी आएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग सेंटेंस है और एक बात बता रहा है कि इन दिनों सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जनसंख्या विस्फोट, और फिर आप बताएंगे आगे की बातें। तो कहने मतलब डी स्टार्टिंग होना चाहिए, और डी दो जगह है, देखिए आंसर डी और आंसर ए आप काट देंगे, हमारे पास सी और बी बचेगा। सी और बी दोनों देखिए डी से शुरू हो रहे हैं, और दोनों को मैंने बताया कि आंसर जब देखिए तो देख लीजिए, उसको कायदे से देखिए और देखेंगे तो डी बी दोनों में है, माने डी के साथ बी आएगा और डी के साथ बी आएगा, फिर हमारा रह जाएगा सी ए और ए सी। और अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई क्या ज्यादा सही होगा, हम पहले ए को लिखें फिर सी को लिखें, या पहले ये दो आंसर हैं, पहले सी को लिखें फिर ए को लिखें। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि अगर आप सेंटेंस में बहुत ज्यादा नहीं समझ पाते हैं तो आप उसको पढ़ के भी देख सकते हैं, और अगर कोई चीजें आपको मिल रही हैं तो उसके आधार पे भी आप चीजों को कर सकते हैं। तो देखिए सेंटेंस को करते हैं, और सेंटेंस लिखा हुआ है डी हो गया, बी डी आपने पढ़ा, पढ़ लीजिए एक बार, थोड़ा आप भी दिमाग लगाइए, पढ़िए थोड़ा, देखिए क्या लिखा हुआ है। डी ऑप्शन देख लीजिए, डी है सॉरी, इस तरीके सबसे पहले डी आपने लिखा कि जनसंख्या विस्फोट एक महत्वपूर्ण मुद्दा है इन दिनों, फिर आपने लिखा कि दिस इज बिकॉज, ऐसा इस कारण से है क्योंकि लगभग सभी देश जनसंख्या से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और फिर उसके बाद क्या लेंगे, इस तरीके की समस्याएं इंक्लूड करती है डिफिकल्टी, इस तरीके की समस्याओं में क्या शामिल है, कठिनाई शामिल है। तो इस आधार पे आप देखिए ए में लिखा ना इस तरीके की सच प्रॉब्लम्स, तो किस तरीके की समस्याएं, मैंने बताया है ना कोई न कोई सेंटेंस होगा जिसमें समस्याओं के बारे में वर्णन किया जाएगा। और जब मैं इसको पढ़ रहा था आपके ऑप्शन बी को, तो बी में लिखा है ना फेस प्रॉब्लम्स, यहाँ ये आया है प्रॉब्लम्स की समस्याओं का सामना करते हैं, उससे संबंधित जनसंख्या से संबंधित समस्याओं का सामना करते हैं।
और फिर इसके बाद आप सीधे जोड़ेंगे कि ये जो जिन समस्याओं का सामना करती हैं ये समस्याएं क्या क्या हैं, ये तमाम बातें हैं लिखी गई, वो सारी चीजें हैं। तो बस हो गया, बी के साथ ए आएगा और डी के साथ बी और बी के साथ ए, डी के साथ बी और बी के साथ ए, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, सी। तो कॉन्सेप्ट फिर से यहां देखते हैं। स्टार्टिंग सेंटेंस हमने देखा, 2 आंसर काटे, 2 आंसर बचे, मैंने बताया 2 आंसर बच जाएं, ज्यादा नहीं समझ पा रहे हैं तो मिला के पढ़ लीजिए। सच मिला, सच का कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था कि सच के साथ कोई नाउन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जैसे कह रहा द सेम प्रॉब्लम, वही समस्या है, इसका मतलब एक सेंटेंस होगा जिसमें उस बात को बताया जाएगा। यहां कह रहा कि इस तरीके की समस्याओं में ये सब चीजें आती हैं। तो किस तरीके की समस्याओं में, तो जब आपने बी में पढ़ा तो इसमें लिखा है कि ऐसा इस कारण से है कि सभी देश फेस प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं जो पॉपुलेशन से संबंधित है। और आप कहेंगे आंसर सी आंसर नहीं हो सकता, इसमें भी तो प्रॉब्लम के बारे में है। देखिए इसमें प्रॉब्लम्स के बारे में बताया कि बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं इससे संबंधित, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स प्लूरल की चीजों का यूज हो रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि बी के बारे में ही ए लिखा हुआ है, सी नहीं हो सकता है। सी तो एक सिंपल प्रॉब्लम कह रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो ये अलग बात बोल रहा है। जो बात यहां कही जा रही है कि इस तरीके की समस्याएं में ये सब चीजें हैं, और वही बात आपकी ये में कह रही कि बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं इनसे संबंधित। तो यहां ये सच वाले कॉन्सेप्ट से आपने देखा कि सच प्लस नाउन अगर लिखा हुआ है किसी सेंटेंस में तो इसका मतलब कोई न कोई सेंटेंस होगा, इसमें पहले वो नाउन आया होगा, इस नाउन के बारे में चर्चा होगी और फिर इस नाउन के बाद वो सेंटेंस आएगा जिसमें आपने सच प्लस नाउन लिखा हुआ है। ये इसी नाउन, यही नाउन होगा, दोनों एक ही चीजों के बारे में चर्चा। तो ये पॉइंट मैंने लिख दिया कि एक ही चीजों के बारे में चर्चा होगी, तो पहले वो सेंटेंस आपका होना है जिसमें वो नाउन लिखा हुआ है, फिर आप वो सेंटेंस लेंगे बी वाला जिसमें सच करके उस नाउन को बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, आंसर हमारा कौन सा है, सी। ये आंसर गलत है, मैं यहाँ पे फिर से टिक कर रहा हूँ सी आंसर पे एक बार साफ तरीके से, ठीक। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक, और ये सेंटेंस देखिए शुरुआत हो रही है, टीयर 1 का क्वेश्चन है, शुरुआती पॉइंट दिया गया है और फिर हमें PQRS ढूंढना है। और जैसा कि मैंने बताया कि इस टाइप के सेंटेंस में थोड़ा जरा मिलाने जुलाने की कोशिश किया करिए, कौन सी चीजें कहाँ हो सकती हैं, कौन सी चीजें कहाँ होना संभव नहीं है। और जब मैं चीजों को देख रहा था तो मैंने देखा इसके लास्ट में आर है और इसके लास्ट में भी आर है, तो क्यू के बाद आर ये नहीं हो सकता है, क्या आर के बाद आर कैसे आएगा, और क्यू के बाद आर ये लिखा हुआ था, ये कट गया और तो कहीं है नहीं, छोड़िए। फिर देखिए सेंटेंस को, ऐसे देखते रहा करिए, अपने आप समझ में आ जाएंगी क्या चीजें हो सकती हैं। और एक चीज और मैंने देखा, ये लास्ट में नहीं हो सकता, एंड आर लिखा हुआ ऐसा लास्ट में नहीं हो सकता। इसमें देखिए क्यू, ये आंसर देखिए क्यू लास्ट में लिखा हुआ है, कट जाएगा। भाई लास्ट में आर थोड़ी होगा, कुछ और बात बताएंगे ना, वर्ब लिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसका ऑब्जेक्ट या अन्य चीजें, मेन वर्ब जो भी होगा वो आप लिखेंगे, वो नहीं लिखा हुआ है, सबसे लास्ट में जा रहा है, देखिए क्यू सबसे लास्ट में भेज रहा है, ये संभव नहीं है, ये चीज संभव नहीं है आपका, क्यों, क्योंकि इसमें आर के बाद आर आ रहा है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, ए और डी, और मैंने बताया जब 2 आंसर बचे तो अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे तो पढ़ लीजिए, और पढ़ेंगे तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। देखिए, और अगर आप इसको भी देखें, मैं ये देख रहा हूं आंसर ए को, इसके लास्ट में आर लिखा है, आर कह रहा है आर इलेक्ट्रिकली चार्ज मिनरल्स दैट, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज मिनरल्स हैं जो कि, यहाँ दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, और आपने इतना तो पढ़ा होगा कि दिस दैट दिस दो ये सब ऐसे लास्ट में नहीं लिखे जाते, शुरुआत में तो आ सकते हैं, दैट इज माई पेन, लेकिन माई पेन इज दैट ऐसा लिख के छोड़ना ठीक नहीं है। दैट लिख रहा है, दिस लिख रहा है, तो कुछ ना कुछ तो उसके साथ नाउन लिखेंगे आप, कुछ ना कुछ तो चीजें बताएंगे, या फिर वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो उसके साथ वर्ब इत्यादि लिखेंगे, क्लाज लिखेंगे, तो ये चीज भी लास्ट में लिखना संभव नहीं है। तो आंसर ए मैंने काट दिया, क्योंकि आंसर ए के लास्ट में देखिए आर है और ये चीज लिखेंगे तो लास्ट में दैट मिल जाएगा। तो इस आधार पे एक ही ऑप्शन बचा डी, और वही आंसर हम लोग टिक कर देंगे, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22, वन एलिमेंट दैट, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, वन एलिमेंट दैट, एक महत्वपूर्ण तत्व है कि इस टाइमिंग
इन पर्टिकुलर इंश्योरिंग दैट is essential to navigating deep space. The time on board spacecraft is synchronized with the time on the ground. और जब मैं इस सेंटेंस को पढ़ता हूं तो देखिए कई बार आप ऐसा देखा करिए जैसे किसी सेंटेंस की के शुरुआत में कोई प्रीपोजिशन आया है तो या किसी के लास्ट में मान लीजिए शुरुआत में ही प्रीपोजिशन आया है, पहला कॉन्सेप्ट किसी चीज के शुरुआत में प्रीपोजिशन आया है तो जब कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो उसके लास्ट में वो वर्ड या फ्रेज सोचने की कोशिश किया करिए जिससे उस प्रीपोजिशन को जोड़ सकें आप। और उसी तरीके से इसका उल्टा भी है, किसी चीज के लास्ट में अगर कोई प्रीपोजिशन आया है तो कोई ऐसा सेंटेंस देखिए जिसके शुरुआत में कोई ऐसा वर्ड लिखा है जिससे ये प्रीपोजिशन जुड़ सके। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, अगर हो सकता है तो करने की कोशिश करिए, नहीं होगा तो कुछ और लगाया जाएगा। और जब मैं इस सेंटेंस को पढ़ता हूं और थोड़ा बहुत मानता हूं कि आपने भी ग्रामर पढ़ी होगी तो मैं देखता हूं लिखा है द टाइम ऑन बोर्ड स्पेसक्राफ्ट इज सिंक्रोनाइज्ड विथ, सिंक्रोनाइज्ड विथ होता है प्रीपोजिशन, आप सिंक्रोनाइज्ड के साथ विथ लेते हैं और भाव भी वही है कि ये स्पेसक्राफ्ट सिंक्रोनाइज्ड विथ है टाइम ऑन द ग्राउंड कि जब स्पेस पे आप बोर्ड स्पेसक्राफ्ट पे ऑन बोर्ड रहते हैं उस समय का जो टाइम है वो सिंक्रोनाइज्ड विथ किया जाता है जो ग्राउंड का टाइम है उसके साथ। तो इस आधार पे आर के साथ यस आ गया और आर के साथ यस यहां पे है, यहां पे है, दो आंसर में है तो इसका मतलब आंसर बी हमने काट दिया और आंसर ए हमने काट दिया। हमारा दो ऑप्शन तो हट गए और दो ही आंसर हमारे पास रह गए हैं, आंसर सी रह गया है और आंसर डी रह गया है। तो अब इन दोनों में कौन सा आंसर ज्यादा सही हो सकता है? मैंने आपको बताया था कि अगर आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो मिला के पढ़ लीजिए। देखिए ये आर आएगा इसमें और इसमें क्यू आएगा, आर और क्यू। पढ़िए जरा, वन एलिमेंट एक तत्व दैट, अगर हम ये आंसर लेते हैं सी तो हमारा इसके साथ आर आएगा। पढ़ के देखिए क्या सही लग रहा, एक तत्व की द टाइम ऑन बोर्ड स्पेसक्राफ्ट इज, एक तत्व वन एलिमेंट दैट जो द टाइम ऑन बोर्ड। अब ये सेंस ही नहीं बन पा रहा है इसका। अब देखिए इसको डी वाले को देखिए जरा एक बार पढ़ के देख लीजिए, अभी ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं है, पढ़ लीजिए आप खुद अपने से पढ़ के देखिए। वन एलिमेंट एक तत्व दैट, अगर ये लेते हैं तो इसके साथ क्यू आएगा। पढ़िए जरा क्यू को, वन एलिमेंट दैट इज एसेंशियल टू नेविगेटिंग डीप स्पेस, एक तत्व जो कि जरूरी है डीप स्पेस को नेविगेट करने के लिए। एकदम देखिए पढ़ते ही समझ में आ गया कि हाँ यही फ्लो है, यही सेंस है, यही सेटिंग है, सही तरीके से ये मैचिंग ठीक है। तो बस हो गया, आप एक बार पढ़ जाइए पूरे सेंटेंस को, आपको लग जाएगा कि आंसर डी ज्यादा सही आंसर होगा, आंसर सी सही आंसर नहीं होगा। आंसर डी टिक कर लीजिए। तो इस तरह से भी चीजों को करते हैं, देख करके दो ऑप्शन आपने हटा दिए प्रीपोजिशन से मिला के, बाकी जो बचा उसको मिला के पढ़ लिया, आंसर आ गया, टिक कर दिया। नेक्स्ट, थोरियम हैज, थोरियम हैज। अब इस सेंटेंस को जब मैं पढ़ता हूं तो ये देखिए सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है। अब इतना तो समझ आपको है भाई हेल्पिंग वर्ब है, इसके आगे मेन वर्ब या इसका ऑब्जेक्ट कुछ तो होना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे इसको सेंटेंस को। और जब मैं सेंटेंस को पढ़ता हूं, हैज बीन टेस्टेड एज ए फ्यूल इन अदर टाइप्स, सीधा सीधा मिल जाता है मुझको, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि भाई थोरियम हैज बीन टेस्टेड, यानी इसके साथ आर, इसके साथ आर होगा तो सेंटेंस आर से शुरू होगा, आर से शुरू होगा तो आंसर सी गलत हो गया, आंसर डी गलत हो गया, बचा ए और बी। और ए और बी आंसर देखें तो ये ए है और ये बी है, देख लीजिए। फिर और कुछ मिलाते हैं। इस सेंटेंस को मैं पढ़ रहा था, एक कॉन्सेप्ट आ गया मेरे माइंड में, इंक्लूडिंग लिखा हुआ है। न्यूक्लियर इन कंट्रीज इंक्लूडिंग, न्यूक्लियर रिएक्टर इन कंट्रीज, देशों में नाभिकीय रिएक्टर इंक्लूडिंग जिसमें की शामिल हैं। तो ये क्या, जैसे आप इंक्लूड कहां लिखते हैं, सब्जियां जिसमें की शामिल हैं, क्या बताएंगे आगे सब्जियों के बारे में। सेक जिसमें की शामिल है, क्या बताएंगे आगे सेक के बारे में। किताबें जिसमें की शामिल हैं, क्या बताएंगे किताबों के बारे में। तो ये एक सिंपल सा वर्ड है भाई, इंग्लिश में आप पढ़ रहे हैं तो आप समझेंगे ये आया है तो कुछ ना कुछ काम का है, महत्वपूर्ण है, काम कर जाता है। कंट्रीज इंक्लूडिंग, देश जिसमें की शामिल हैं, क्या शामिल हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी एंड यूनाइटेड किंगडम। तो इस आधार पे क्यू के साथ यस। अब देखिए यही है ना, आंसर सही से न देखने का दुष्परिणाम। मैं आपको पहले बताता हूं कि जितना आपके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उतना ही आपके लिए आंसर भी महत्वपूर्ण है। हम लोग लग रहा था बहुत कुछ कमाल करने वाले हैं,
कुछ बेहतर निकाल के लाने वाले हैं। और कहावत है नहीं कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, मेहनत किए, क्यू के साथ यस को जोड़े, और जब आंसर में आए तो हमें लगा कि हमसे बड़ा बेवकूफ तो कोई नहीं है, वो ऑलरेडी दिया हुआ है। मैं जान रहा था इस चीज को, मैंने आंसर पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर भी आपको बताया, इसलिए बताया कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाए कि इंक्लूडिंग किस तरीके से यूज होता है। दूसरा ये पॉइंट समझाने के लिए कि आंसर देखना हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर 2 ऑप्शन कट गए हैं तो जो 2 आंसर बचे हैं उनको देख लीजिए कितना मैच कर रहा है और क्या डिफरेंस है। जो डिफरेंस है उसी को लेके सोचिए, बस जो मैच कर रहा है वो तो मैच कर ही रहा है, उसमें क्या आप कर सकते हैं, जो डिफरेंस है उसको सोचिए, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आंसर निकाल लेंगे। तो आइए वापस चलते हैं सेंटेंस में और देखते हैं कि क्या भाई सेंटेंस को कैसे लिखा जाए तो ज्यादा सही रहेगा। पढ़ लीजिए एक बार इसके साथ ए को और एक बार बी को। देखिए आर तो कॉमन है दोनों में, ठीक है, मुद्दा केवल बी पी का है और इसी को डिसाइड करना है। तो एक बार पढ़िए मिला के। थोरियम हैज आर, थोरियम हैज बीन टेस्टेड एज ए फ्यूल इन अदर टाइप्स, और आर के साथ अगर ये ऑप्शन लेते हैं तो क्यू आएगा। तो पढ़िए जरा कैसा लगता है। Thorium has been tested as a fuel in other types of nuclear reactor in countries including the United States, Germany and United States and is part of nuclear program in India। एकदम सही लग रहा है कि थोरियम को टेस्ट किया गया है एक फ्यूल के रूप में इन अदर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, अन्य प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्टर में, इन कंट्रीज देशों के। और मैंने बताया भी था आपको कि किसी सेंटेंस की शुरुआत में कोई प्रीपोजिशन आ रहा है तो किसी सेंटेंस की लास्ट में देखिए कोई न कोई वर्ड होगा, मिलाने की कोशिश करिए, मैच जरूर करेगा, हो ही नहीं सकता कि मैच ना करे। अदर टाइप्स ऑफ ए फ्यूल इन अदर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, सीधा सीधा मैच कर रहा है। तो आर के साथ क्यू, यही सेटिंग सही है, ऐसे ही सेटिंग आपको बनानी है दैनिक जीवन में भी और क्वेश्चन में भी, जहां मेल मिलाप सही रहे। हिंदू धर्म में भी विवाह के समय 36 गुण मिलाए जाते हैं कि ज्यादा गुण मिले तभी माना जाता है कि विवाह सही तरीके से सफल होगा। तो वही चीज आपको भी यहाँ करनी है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को मिलाने की कोशिश करनी है, तभी आप देखेंगे कि आपके रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा जल्दी हो सकते हैं। आगे आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 24 टीयर 1 का क्वेश्चन ये भी है, लिखा हुआ पुअर पोस्चर में स्ट्रेन नेक मसल्स वेदर यू आर लीनिंग ओवर योर कंप्यूटर और हंचिंग ओवर योर वर्क स्टेशन। ठीक है, कहानी है कि भाई आपके नेक मसल पे स्ट्रेन पड़ सकता है अगर आप पुअर पोस्चर गलत तरीके से बैठेंगे तो आपके नेक मसल पे स्ट्रेन पड़ेगा। वेदर यू आर लीनिंग ओवर योर कंप्यूटर, चाहे आप अपने कंप्यूटर पे आप झुके हुए हो या अपने वर्क स्टेशन पे आप काम कर रहे हो। हाउएवर, फिर भी, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, ऐसे नहीं आता है, कुछ न कुछ विरोधी चीजों को या कुछ ऐसी बात एकदम जो अलग से बता दे उसको जोड़ता है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक पेन में ऑकेजनली बी एन इंडिकेशन ऑफ ए मोर सीरियस, फिर भी नेक पेन में ऑकेजनली भी, नेक पेन हो सकता है कभी कभी एक इंडिकेशन कि कुछ बहुत बड़ी समस्या आपके साथ हो गई है, कोई गंभीर मुद्दा है, दिक्कत ज्यादा बड़ी है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, हल्के में मत लीजिएगा। और सी कह रहा है नेक पेन इज ए फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम एमंग मेनी पीपल दीज डेज, इन दिनों जो नेक पेन है वो एक समस्या है जो बहुत सारे लोगों में आजकल देखी जा रही है। तो भाई सी के साथ बी को मत मिला दीजिएगा, दोनों वही बात तो बोल रहे हैं। डी कह रहा है इफ योर नेक पेन इज accompanied by numbness or lack of strength in your arm or hands, or if you experience shooting pain in your shoulder or down your arm, you should seek medical attention। ये भी इसके साथ भी नहीं मैच कर सकता है। ये कह रहा कि अगर इसके साथ numbness है, ये सब चीजें हैं, तो आप डॉक्टर से मिलिए, कुछ न कुछ गंभीर समस्या आपके साथ हो सकती है। ये तो मैचिंग वाले सेंटेंस हैं दोनों, तो ए में ए के साथ ही बी का मैच बन रहा है। ए कह रहा है कि पुअर पोस्चर्स, खराब तरीके से बैठ रहे हैं तो कभी कभी आपके नेक मसल्स पे थोड़ा सा दबाव पड़ सकता है, ऐसा होता है, पुअर पोस्चर से हल्का सा दबाव पड़ता है। लेकिन वो कह रहा फिर भी कभी कभी ये जो नेक पेन है ये एक गंभीर समस्या का भी रूप ले लेता है। तो एक तरफ तो एक नॉर्मल बात बता रहा था कि पुअर पोस्चर से थोड़ा सा दबाव पड़ेगा, लेकिन फिर भी कभी कभी गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। तो ये सेंटेंस के विरोधाभास या उसके थोड़ा अलग सेंस को जोड़ा था, तो ए के साथ बी हाउएवर से हमने मिला लिया। और ए के साथ बी अगर हमने मिलाया है हाउएवर से, तो आंसर ए में देखिए नहीं है, आंसर बी में नहीं है, हाँ इसमें है और इसमें भी है। लेकिन
ए बी दोनों में है, इसमें ए से सेंटेंस शुरू हो रहा है और इसमें सी से सेंटेंस शुरू हो रहा है। किससे शुरू होना ज्यादा सही रहेगा आप खुद सोचिए। सी में नेक पेन की बात की गई है कि एक फ्रिक्वेंट प्रॉब्लम है, ए बी बीच में लिखे, फिर सी लिखे, फिर डी लिखे, और एक कह रहा है कि पहले ए बी लिखिए, फिर डी लिखिए, फिर उसके बाद सी लिखिए। आप सोचिए जरा, विचार करिए कैसे निर्णय लेंगे इस क्वेश्चन में। 1 मिनट आपको देता हूं, 5 सेकेंड, थोड़ा सा आप सोच लीजिए, फिर मैं डिस्कस करता हूं चीजों को। आप भी देखिए कि आप कैसे अपना दिमाग लगाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, आपका क्या विचार रहता है, आपकी क्या राय रहती है। सोचा कुछ आपने कि एकदम मेरे ही भरोसे बैठे होंगे, ये वापिस सोच के बताइए करा रहे हैं, हम क्या सोचें। ठीक है, तो देखिए हम ही देखते, मैं ही देखता हूं। हाँ, 2 ऑप्शन हम लोगों ने देखे थे, सी ए बी डी और ए बी डी सी। तो अब देखिए ए में बता रहा है कि खराब तरीके से बैठेंगे तो कुछ आपके मसल्स में दर्द होगा और आप ऐसा होगा, फिर भी ये कभी कभी एक इंडिकेशन के रूप में ले सकता है। और डी में इसी को अगर आप देखें, बी और डी को देखें तो बी और डी सेम फीलिंग वाले शब्द हैं। कैसे पता चला भाई? बी में वही बात तो कह रहा है कि गंभीर समस्या हो सकती है, और डी में कह रहा है कि अगर आपका नेक पेन, numbness or lack of strength in your arm hands, experience shooting pain into your shoulder, down your arm, माने अगर आपको नेक पेन के साथ साथ ऐसा भी हो रहा, हाथ पांव में ठंडक, दर्द हो रहा है कंधों में, बाह में, तो आपको मेडिकल अटेंशन जरूर लेना चाहिए। तो कहीं न कहीं बी के साथ डी का सेट ज्यादा सही है, और बी के साथ डी का सेट है तो ए बी डी हो गया, दोनों में है। देखिए सी है, लास्ट में आएगा कि शुरू में आएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जब इस टाइप से सेंटेंस आप पढ़ते हैं तो पढ़ते समय एक चीज आपके माइंड में यह भी होनी चाहिए कि स्टार्टिंग सेंटेंस क्या हो सकता है, कौन सा सेंटेंस स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है। तो अगर आप चारों सेंटेंस को देखिए तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? स्टार्टिंग सेंटेंस सीधे किसी एक सामान्य चीज के बारे में बताता है, और हम देखें यहाँ पे तो ए और सी को अगर एनालिसिस करें तो ए तो कह रहा है कि भाई पुअर पोस्चर से आपके उस पर दर्द बढ़ेगा, और ये हो सकता है। सी, आप इन पूरी बात की शुरुआत है। सी क्या कह रहा है? आजकल हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों में नेक पेन की समस्या है। ये एक बात को, एक मुद्दे को उठा रहा है कि आजकल ये समस्या हम लोग देख रहे हैं। फिर आप जब ये मुद्दे को उठाएगा, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएगा कि आप गलत तरीके से बैठते हैं, चाहे कंप्यूटर हो चाहे वर्क स्टेशन हो, उससे तनाव पड़ता है, फिर भी कभी कभी ये गंभीर समस्या बन जाती है, और अगर नेक पेन के साथ ये वो इधर उधर के दर्द भी आपको हो रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए। तो सिंपल सेंटेंस है, स्टार्टिंग सेंटेंस पहचानना सीखना है, और स्टार्टिंग सेंटेंस हमारा सी है, जिसमें एक बात की शुरुआत की जा रही है, एक घटना को, एक मुद्दे को उठाया गया है। तो इस आधार पे आंसर कौन सा सही होगा? बी। बी ऑप्शन टिक करिए। तो यहां पे हमने क्या देखा, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कई बार ऐसा होगा कि जब आप सेंटेंस को पढ़ते हैं, और खासकर इस टाइप के सेंटेंस जो लेंदी हैं, उनको पढ़ते समय, कुछ सेंटेंस को पढ़ते समय आपको ये जरूर सोचते रहना है कि क्या ये सेंटेंस स्टार्टिंग हो सकता है या नहीं, और स्टार्टिंग सेंटेंस किस टाइप से होता है। जैसे आपने यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखा, पीछे आया था, एक लड़का था जिसकी कहानी बताई जा रही थी, वहां पे आपने देखा टोक्यो वाले क्वेश्चन में देखा कि टोक्यो 1920 में 2020 में हम ऐसा करेंगे कि 1964 को रिपीट करेगा। तो इस तरह से एक जनरल बात चीजों में, या किसी मुद्दा, जो मुद्दा उस पैराग्राफ में डिस्कस किया जा रहा है, उसकी शुरुआत वहां से होती है, और वही सेंटेंस आपके स्टार्टिंग सेंटेंस होते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंप रिडलेज आर, ये शुरुआत में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके बाद आगे की चीजें होनी चाहिए। और जब मैं पढ़ता हूं कैंप रिडलेज आर, और फिर जब पी को पढ़ता हूं तो देखिए सीधे लिखा हुआ है यूजुअली फाउंड, और पी को पढ़ता भी हूं और आंसर को देखता भी रहता हूं। ऐसा नहीं करूंगा कि आंसर नहीं देखूंगा, और मैं जब आंसर को देखता हूं तो मुझे लगता है कि आंसर ए तो बेकार है। क्यों? पी लास्ट में है, पी ये एंड लास्ट में आएगा। अगर आंसर ए लेंगे तो लास्ट में पी पड़ेगा, और एंड है लास्ट में, गलत हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। मैं सोचता हूं कि भाई क्यों भी लास्ट में नहीं हो सकता? क्यों? इंश्योर वाटर्स ऑफ द नॉर्दर्न, ये तो एडजेक्टिव है। उत्तरी क्या, अभी आगे उत्तरी कुछ बताना है, आगे कुछ ना कुछ जरूर आपको लिखना है, और नॉर्दर्न गल्फ ऑफ मेक्सिको सीधे सीधे मिल रहा है भाई, क्यू के साथ आर मैच कर रहा है, तो ये भी आंसर गलत हो गया, और क्यू के साथ आर मैच कर गया,
लिखा ना, वाटर्स ऑफ द नॉर्दर्न गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी के पानी में, समुद्रों में, तो सीधे सीधे क्यू के साथ आर मैच कर गया और पहले के साथ पी मैच कर ही रहा था, तो इस आधार पे आंसर सी हो जाएगा, आंसर बी नहीं होगा। फिर से देख लीजिए, आप सोचें कि सर ने तो बहुत जल्दी बता दिया, पता नहीं क्या बता दिया इसमें, देख लेते हैं फिर से, आराम से देखते हैं। मैं जब सेंटेंस को देख रहा था, मैंने देखा, जब मैंने ये मिलाया कि भाई कैम्ब्रिज रिले आर यूजुअली फाउंड, ये समानता पाए जाते हैं, ये इसलिए देखा कि हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ये एडवर्ब बीच में लगा हुआ है, तो ग्रामर के स्ट्रक्चर की सेटिंग है, सेट है मामला यहाँ पे। ऐसी सेटिंग मैंने बताया कि दैनिक जीवन में भी ढूंढनी है, रीअरेंजमेंट में भी यही सब ढूंढना है, जो दैनिक जीवन में सफल है यहाँ भी सफल जरूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसके साथ पी आएगा, और पी आएगा तो जैसे ही मैंने पी को देखा तो मैंने बताया ना कि हर चीज की तरफ देखता है, देखते रहना, हमारी निगाह अपने आप लास्ट में गई और मैंने कहा लास्ट में एंड है, आंसर ए काट देता हूं क्योंकि लास्ट में एंड होना संभव नहीं है। फिर मैंने जब एंड को देखा तो अपने आप नॉर्दर्न दिखाई पड़ गया, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, आर्टिकल द है, एडजेक्टिव है, तो आगे नाउन आना चाहिए, और इस आधार पे मैंने आंसर बी को काट दिया। और फिर जब मैंने इसको देखा कि इंश्योर वाटर्स ऑफ नॉर्दर्न गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो अपने आप मेरा जो भूगोल का ज्ञान है वो उमड़ के सामने आ गया, मेरा ज्योग्राफी का नॉलेज कह रहा है कि भाई मैक्सिको की खाड़ी के पानी में ये सारी घटनाएं घटित हो रही, इतना तो आप भी जान रहे होंगे, जीएस भी आता है एसएससी के क्वेश्चन एग्जाम में। तो हो गया, बस क्यू के साथ आर मैंने मिलाया, और क्यू के साथ जब आप आर मिलाएंगे तो क्या होगा भाई, क्यू के साथ आर, हाँ ये सी आंसर इसी एक आंसर में है और यही सही आंसर आपका हो जाएगा, टिक कर